हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 9 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लॉन्ग आंसर पे बेस्ड है और इसके पहले आपने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो लॉन्ग आंसर जिसमें थोड़ा सा आप देखेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपने सारे टॉपिक वाइज वीडियोस देखे होंगे अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है आपका, यानी ये क्वेश्चंस बेस्ड है और पूरा चैप्टर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर है। तो जितने भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो इन्वेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो बिना डिले की आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? What were relative advantage of canal and railway transportation? ठीक है, यानी आपका जो कैनाल है और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है इसके क्या फायदे रहे, रिलेटिव एडवांटेज की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे कैनाल्स और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आए। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो में हमने और डिस्कशन किया है, शॉर्ट वीडियो में, वहां पर सिर्फ कैनाल्स के बारे में बात की गई थी और उस आंसर को आपको शॉर्ट वे में लिखना था। यहां पर यही आंसर पूछा गया है। अब आंसर में रेलवे को भी ऐड कर दिया गया, वहां सिर्फ कैनाल्स थे। तो अब आपके क्वेश्चन में जो है वो रेलवे को भी ऐड कर दिया गया है, तो रेलवे को भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, और बाकी चीजें जो है वो साथ साथ समझते चलेंगे। सो कैनाल्स वर मेनली बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट कोल टू सिटीज। कैनाल और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन दोनों की अगर बात करोगे तो शुरुआत में जो एक ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चलता था, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब या हम कहें वाटर के थ्रू या फिर रोड्स के थ्रू, तो वाटर और रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो पुरानी तकनीक के हिसाब से होता था। धीरे धीरे उसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, जैसे कैनाल्स। तो कैनाल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया, है ना। जेम्स ब्रिंडले ने जब कैनाल बनाई तो देखा कि कोल की जो कीमतें हैं वो पूरी आधी हो गई, लगभग हाफ हो गई कोल की कीमतें, कोयले की कीमतें पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में। क्लियर है। तो बेसिकली जो कैनाल्स का फॉर्मेशन था वो इसी पर्पस से किया ही गया था कि शहरों में कोल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। क्लियर है, कोयले का जो आवागमन है, कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंश्योर किया जा सके। क्लियर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका रोड हो गया, तो आपके जो रोड्स थे उस जमाने की अगर आप बात करोगे तो उस जमाने में जो रोड्स थे आपके वो कंपैरेटिवली इतने इफेक्टिव नहीं थे। कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम्स थी? एक तो रोड बहुत बम्पी होता था, सरफेस बहुत बम्पी है, जिसकी वजह से जब आप कोल को लेके जाओगे तो एक्चुअल जिस स्तर का, जिस अमाउंट का कोल आप लेके जा रहे थे, जिस शेप का कोल लेके जा रहे थे, वो ब्रेक होता चला जाता था। तो एक तो आपका गुड जो है, आपकी कमोडिटी जो है वो डैमेज हो रही होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इसमें डिले होता था अननेसेसरी। तीसरी चीज़ कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब डिले होगा तो लागत भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऊपर से ये पूरा मैनुअल काम होता था। घोड़े होते थे जिनके पीठ पे कैरेज लगा होता था, उसी पे आपके जो कोल हैं वो रखे हुए होते थे। तो ये सारा काम बहुत बड़े लेवल पर मैनुअल जो वर्क है उसको और ज़्यादा जो है वो बर्डनसम बना देता था। तो जितना भी काम रोड के थ्रू होता था वो स्लो होता था, एक्सपेंसिव होता था। क्लियर है। अभी यही काम जब कैनाल्स के थ्रू होने लगा तो क्या हो गया? वही काम बहुत आसान हो गया। क्यों हो गया आसान? क्योंकि जो आपके कैनाल्स थे, इन कैनाल्स में आपको सिर्फ ये करना होता था कि जो आपका रिवर पाथवे है, उस रिवर पाथवे में वाटर के लेवल को कंट्रोल करना होता था थ्रू द बार्ड्स। ठीक है, गेट्स होते थे, इन गेट्स का फॉर्मेशन किया जाता था, गेट लगाए जाते थे और गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए बस कुछ मैन पावर लगती थी, जिसके थ्रू वाटर का लेवल कंट्रोल किया जाता था। और वाटर के लेवल को कंट्रोल करके जो भी आपका बोट है, जो भी शिप है ना, वो आसानी से आपके वहाँ से मूव कर सकते थे। छोटे छोटे शिप जो होते थे जो इनलैंड मूवमेंट करेंगे, इनलैंड का मतलब है जो आपके विद इन सिटीज़ मूव करेंगे, तो वो आसानी से मूव कर सकते थे। इनलैंड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि ज़मीन में शिप कैसे चलेगा। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ विद इन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ। तो विद इन टेरिटरी जैसे मूव करना हुआ तो वो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो कोयला जो है उसका बड़े लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होने लगा? कैनाल्स की वजह से होने लग गया। क्लियर है। और कोल का जो इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने पर होने लगा और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कोयला जो है आपका
चारकोल की जगह ले रहा था, और चारकोल की जगह लेकर कोयला अब आयरन इंडस्ट्री जो है आपको आयरन इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, क्योंकि आयरन स्मेल्टिंग जो है बड़े लेवल पर होनी शुरू हो जाएगी। पहले आयरन स्मेल्टिंग उतने अच्छे लेवल पर नहीं हो पाती थी, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आपके चारकोल की वजह से। दूसरी चीज़, कोयला और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा था, जैसे हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है, जैसे लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता था, घरों में लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। क्लियर है? तो कोयले का जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ा वैसे वैसे इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चैलेंजेस आने लग गए। खासकर उन जगहों में जहां पर कोल माइंस होती थी, वहां से कोयले को आपके प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती थी। इसीलिए जेम्स ब्रिंडले ने सबसे पहले कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन किया। एक्चुअल में खुद से नहीं किया, क्योंकि इनको क्या किया गया था? इनको कैनाल्स बनाने के लिए फंड किया गया था। ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर जो है वो इनको फंड करेगा, और ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर के सपोर्ट से, पैट्रोनाइज करने से सबसे पहले ये वोर्सले कैनाल का फॉर्मेशन करेंगे। कौन? जेम्स ब्रिंडले, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो क्यों किया गया था? क्योंकि जो आपका ड्यूक ऑफ मैनचेस्टर है, बेसिकली वो क्या चाह रहा था कि वोर्सले शहर जो मैनचेस्टर के पास में था, वहां से आप कोयला जो है उसको मैनचेस्टर शहर तक पहुंचा दें, क्योंकि मैनचेस्टर शहर में क्या है? आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स लगी हुई हैं। तो आप जब कोयले को वहां पहुंचाओगे तो बहुत ईजिली क्या होगा? प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अभी इतने कम डिस्टेंस में ही, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, अब मतलब इतना भी कम डिस्टेंस नहीं था, कुछ एक माइल्स का डिस्टेंस तो था ही, लेकिन इतने डिस्टेंस में भी आपका कोयला प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था, और जो भी होता था वो डिले होता था और कॉस्ट ज़्यादा लग जाती थी उसमें। तो उसकी वजह से ही कोयले के प्राइसेस अच्छे खासे थे। लेकिन इस डिस्टेंस में जैसे ही कमी आई कैनाल्स की वजह से, वैसे ही कोयले के दाम क्या हो गए? जस्ट आधे हो गए। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जैसे ही कैनाल बनके तैयार हुई तो कोयले के दाम जो है आधे हो गए, हाफ हो गए। क्लियर है? चलो, और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि कैनाल्स का जो फॉर्मेशन है वो जितने भी इंग्लैंड में आपके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ये सारे कैनाल्स के फॉर्मेशन को क्या करेंगे? फंडिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और स्पॉन्सर करना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े लोग स्पॉन्सर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, हम अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो धीरे धीरे वो कैपिटल क्या होगी? और मैनीफोल्ड होगी और बढ़ेगी, और इस तरीके से हम अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको एंश्योर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप धीरे धीरे देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो रहा है, या जितने भी बड़े बड़े कमर्शियल सिटीज उस समय डेवलप हो रही है, चाहे बर्मिंघम की बात कर लूं, चाहे मैं लंदन की बात करूं, चाहे मैं मैनचेस्टर की बात कर लूं, लिवरपूल की बात कर लूं, तो ये सारे जो शहर हैं वो इसीलिए डेवलप हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कैनाल्स के कॉन्फ्लुएंस पर थे, और ये वो समय जब कैनाल्स बहुत ज़्यादा बन रहे थे, उसको क्या कहते थे? कैनाल मेनिया कहते थे। ध्यान रखिएगा। अब देखो एग्जाम्पल दे ही रहा है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। उदाहरण के लिए सिटी ऑफ बर्मिंघम, तो सिटी ऑफ बर्मिंघम जो है वो क्यों डेवलप हो रही थी? उसका ग्रोथ क्यों हो रहा था? सिंपली बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द कैनाल सिस्टम, क्योंकि ये वो जो पूरा कैनाल सिस्टम डेवलप हो रहा था उसके हार्ट में लोकेटेड थी, है ना। लंदन शहर हो गया आपका, तो लंदन शहर से जो कैनाल्स होती थी वो भी आके बर्मिंघम में मिलती थी। क्लियर है? इसके अलावा आपकी ब्रिस्टल चैनल जो होती थी, ब्रिस्टल एक शहर है जहां से जो रिवर्स आती थी उसमें जो कैनाल बनी हुई थी, तो ब्रिस्टल चैनल कहला गया वो। ब्रिस्टल चैनल भी आके बर्मिंघम में मिलता था, ठीक है। इसके अलावा आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मर्सी और हम्बर रिवर। मर्सी और हम्बर रिवर भी इसी आपके बर्मिंघम में आके ओपन होती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये होगा कि धीरे धीरे यहाँ पर बड़े लेवल पर मार्केट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे ना। जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा तो मार्केट डेवलप होगा उस पर्टिकुलर एरिया में। तो बर्मिंघम शहर, जहाँ पर बर्मिंघम पैलेस बना हुआ है, ब्रिटेन की महारानी महाराज रह रहे हैं, ठीक है, रॉयल फैमिली रहती है। क्यों? बर्मिंघम वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट एट दैट टाइम। और ये मार्केट क्यों बना? बिकॉज ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द कैनाल्स, नहरों के समागम की वजह से। नहरें वहां बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हुई जिनकी वजह से। क्लियर है? और धीरे धीरे आप देखोगे, जिसे मैंने कहा कैनाल मेनिया, तो कैनाल मेनिया एक्चुअली वो टाइम पीरियड है, कैनाल मेनिया एक टाइम पीरियड है जब बड़े लेवल पर कैनाल प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर किया गया, सैंक्शन किया गया। उदाहरण के लिए 1760 से 1790 इन 30 सालों में 25 कैनाल के प्रोजेक्ट जो है वो स्पॉन्सर किए गए। क्लियर है? 1788 से 1796 के बीच में आप देखोगे कि और 46 नए प्रोजेक्ट जो है वो बनाए गए। तो कुल मिला के आने वाले समय में
लगभग 60 सालों के अंतर्गत आपके 4000 कैनाल्स जो है 4000 माइल्स के कैनाल्स का फॉर्मेशन हुआ। दैट वाज ह्यूज, अपने आप में पर्याप्त मात्रा में था ये। और कनेक्टिविटी बढ़ती चली गई, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ी वैसे वैसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजी भी हो गया, लागत भी कम होनी शुरू हो गई। तो क्वेश्चन में हमने शुरू किया था ये चर्चा करना कि कैसे आपकी जो कैनाल्स हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ट्रिगर किया या किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही हो, क्या प्रभाव डाल रही है ना, यही हमारा क्वेश्चन था। रिलेटिव एडवांटेज यानी क्या प्रभाव पड़ा, क्या किस तरीके से फायदा हुआ कैनाल्स के बिल्ट होने का। चलिए, तो कैनाल्स के साथ में रेलवे का भी बात किया गया था, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ने कैसे इसको फायदा पहुंचाया। कैनाल्स धीरे धीरे जब अपने पीक पर आई तो कैनाल्स की वीकनेसेस भी समझ में आई। कुछ प्रॉब्लम्स थी कैनाल सिस्टम में जो कि आपके एक अल्टरनेटिव को जन्म देगी, और वो अल्टरनेटिव था रेलवे। ठीक है, तो धीरे धीरे रेलवे जो है वो एक नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक नए आवागमन के साधन के तौर पर इमर्ज होके आएगा। क्लियर है, क्यों? क्योंकि रेलवे जो था कैनाल्स से भी सस्ता था, ज्यादा फास्ट था। ठीक है, और सबसे खास बात कि ये पैसेंजर और गुड्स दोनों को कैरी कर सकता था, और पैसेंजर और गुड्स को बराबर मात्रा में कैरी कर सकता। बराबर मात्रा की मतलब कहते हैं कि एक बल्क में पैसेंजर को भी कैरी कर सकता था, बल्क में गुड्स को भी कैरी कर सकता था। कैनाल्स में ये प्रॉब्लम थी, गुड्स भले आप थोड़ा बल्क में कैरी कर लें, लेकिन आप पैसेंजर में उतना इस्तेमाल नहीं होता था, और पैसेंजर की जरूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी। एटलीस्ट विद इन टेरिटरी इतने मूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर रेलवे एक बड़े अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर, अल्टरनेट के तौर पर निकल के आएगा, और देखो धीरे धीरे छा जाएगा। अभी क्यों था ऐसा? ऐसा इसलिए था क्योंकि कैनाल्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे। कैनाल्स में क्या प्रॉब्लम आ रहे थे? सबसे पहले तो क्या था, ऑल वेदर ये अवेलेबल नहीं था। आपका रेलवे जो है वो ऑल वेदर अवेलेबल रहेगा। क्लियर है, तो ऑल वेदर अवेलेबल नहीं था कैनाल्स। दूसरी चीज, कैनाल्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जैसे फ्रॉस्ट हो गया या फिर आपका ड्रॉट हो गया या फ्लड हो गया, ऐसे सिचुएशन में आप कैनाल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अब फ्लडेड है पूरा एरिया, बाढ़ आई हुई है, तो कैसे आप कैनाल्स का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ऊपर से ड्रॉट है, बिल्कुल सूखा पड़ गया है, अब पानी तो बिल्कुल नहीं है, तो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्रॉस्ट, कभी कभार इंग्लैंड में सर्दियां बहुत जोरों पर होती थी, तो अच्छे खासे विंटर के दौरान जो फ्रॉस्ट की सिचुएशन होती थी, पूरा धुंध हो जाती थी चारों तरफ। ठीक है, उससे भी बड़ा मुश्किल होता था ट्रांसपोर्टेशन कर लेना। तो ये कुछ इश्यूज थे, जिन इश्यूज की वजह से धीरे धीरे स्टीम और स्टीम पावर का इस्तेमाल शुरू हुआ। स्टीम पावर में आपके न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन ऐड किया। न्यू कॉमन के स्टीम इंजन में जेम्स वॉट ने इंप्रूवमेंट्स करके उसको क्या बना दिया उसको प्राइम मूवर बना दिया, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, प्राइम मूवर बना दिया, और इस तरीके से रेलवे जो है वो पूरी तरीके से डेवलप होके आ गया। तो ये कुछ शुरुआती रेलवे इंजन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके रिचर्ड ट्रेवथिक हैं, जिन्होंने पफिंग डेविल को बनाया था। पफिंग डेविल का मतलब है ना, वो रेलवे को आपने देखा होगा, इंजन जो है वो पफिंग करता है ना, फुफकारने वाला ऐसा शैतान, इसको एक नाम दिया गया था क्योंकि वो भारी भरकम होता था, और वो चलता इस तरीके से था जब वो एमिट करता था धुएं को, तो जिसकी वजह से उसका नाम रख दिया गया था पफिंग डेविल। तो ये रिचर्ड ट्रेवथिक ने बनाया था। बाद में इसी में और चेंजेस करके आपके जॉर्ज स्टीफेंसन ने लोकोमोटिव इंजन बनाया था, जिसे कहा गया था ब्लोचर, और ये ऑफिशियली यहाँ से ट्रेन की शुरुआत होती है। फिर और जेम्स वॉट और तमाम जो है इसमें प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। जेम्स वॉट ने तो खैर पहले ही बहुत कुछ अभी कंट्रीब्यूशन कर भी दिया है। तो इस तरीके से रेलवे बनी, और रेलवे ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। कौन सा नेक्स्ट लेवल था? प्रोडक्शन को अचीव करने में, डिजायर्ड प्रोडक्शन को अचीव करने में, जो भी आपका गुड्स अवेलेबल होता था, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, उसको बहुत तेजी से सप्लाई करता था, और फिनिश्ड गुड्स को भी जहां भी सोल्ड आउट करना है वहां तक आसानी से पहुंचा देता था। इसलिए आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप इसको कह सकते हो कि सेकेंड स्टेज है ना, सेकेंड स्टेज है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिसमें रेलवे अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जिस तरीके से आपकी कैनाल्स का कैनाल मेनिया आएगा, वैसे रेलवे मेनिया का भी समय आएगा। यानी रेलवे के लिए भी लोग बाग जो है वो धीरे धीरे पागल हो जाएंगे, है ना। पहली रेलवे लाइन आपकी बनेगी जो कि स्टॉकटन और डार्लिंगटन, दो शहर हैं जिनको आप कनेक्ट करेंगे 1825 में। तो 1825 में ब्रिटेन में रेलवे जो है वो दौड़ना शुरू हो गई, और धीरे 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 ये बाकी शहरों की तरफ भी शुरू हो जाएगा।
और धीरे धीरे ये डिजायर्ड स्पीड भी अचीव करेगा। क्लियर है? हमने वहां पर जो रेलवे वाला वीडियो है उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहां पर तो सिर्फ आंसर है, तो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, है ना। अब अगर पूरी कहानी डिस्कस करोगे आंसर्स में ही तो वो एक रिपीटिशन हो जाएगा उन सारे वीडियोस का। वैसे भी काफी समय दे दिया हमने अपने इस लॉन्ग आंसर को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, औद्योगिक क्रांति जो हुई ब्रिटेन में, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स वेर देयर, कोई एक फैक्टर नहीं था ऐसा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने वाला हो। देयर वर नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने अपने अपने रोल प्ले किए और उनकी वजह से आगे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ। उन्हीं में से कुछ है, चूंकि लॉन्ग आंसर है तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखने होंगे, पॉइंट्स को थोड़ा बहुत एलाबोरेट करना होगा, उसी फॉर्मेट में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस सबसे पहला हो गया नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स में यानी कि आपके पास कुछ ऐसे प्राकृतिक साधन थे जिन प्राकृतिक साधनों का आपने इस्तेमाल किया, दोहन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया और प्रोडक्टिविटी अचीव करी। तो ब्रिटेन में नेचुरल रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में थे। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब है कि आपके पास आयरन और कोल पर्याप्त मात्रा में था, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चारकोल को आपके कोक ने या कोयले ने रिप्लेस किया, बाद में कोयले से आपकी आयरन इंडस्ट्री जो है उसको मूवमेंट मिला। तो दूसरी बात कॉटन और टेक्सटाइल की आती है। कॉटन और टेक्सटाइल भले ना रहा हो, लेकिन ब्रिटेन में सफिशिएंट अमाउंट में आयरन और कोल के भंडार थे और इन्हीं आयरन और कोल के भंडार की वजह से आगे जाके इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो रही थी। तो कोल और आपकी आयरन इंडस्ट्री जो है उसके लिए जो एसेंशियल्स हैं सबसे पहले किसने सप्लाई किए? यहीं से जो माइंस थी वहाँ की, उन्होंने सप्लाई करे। दूसरी चीज आती है पूंजी। क्लियर है? तो ब्रिटेन में आप देखोगे कि ब्रिटेन के दूसरे बाकी कंट्रीज के साथ में, क्योंकि जो एम्पीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, साम्राज्यवादी जो देश हैं जैसे स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन्हीं की तर्ज पे फिर बाकी के ब्रिटेन, फ्रांस और तमाम सब ये देश साम्राज्यवादी हो जाएंगे और अपने एम्पायर को अलग अलग जगह फैलाएंगे। तो ब्रिटेन ने शुरू में जब देखा कि भाई समुद्री यात्राओं का दौर शुरू हो गया और तमाम जगहों को खोजा भी जा चुका है, तो इन्होंने भी धीरे धीरे फिर ट्रेड रिलेशंस अपने एस्टैब्लिश करने शुरू किए। तो उस समय तक आते आते 17वीं शताब्दी तक आते आते और 17वीं शताब्दी के सेकंड हाफ तक आते आते ब्रिटेन के कई देशों के साथ में क्या हो चुके थे? ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुके थे। ये जो ट्रेड रिलेशंस थे ब्रिटेन के, उनकी वजह से क्या था? बड़े लेवल पर ब्रिटेन में मुनाफा जो है वो पूंजी के तौर पर आ रहा था। बड़े लेवल पर ये जो मुनाफा है और जो पूंजी के तौर पर मुनाफा है, ये इनको प्रमोट कर रहा था। ठीक है, धीरे धीरे वो लोग संपन्न हो रहे थे और अब वो नए प्रकार के उद्योग धंधों को शुरू करने के लिए मोटिवेटेड थे। उनको लग रहा था कि भाई अब ये आगे हम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे बैंक्स का डेवलपमेंट भी हो जाएगा और बैंक्स जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, लोन देंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट है वो कैपिटल की वजह से हुआ। यानी पूंजी जो है, पूंजी के थ्रू पूंजी बनाना, कैपिटल के थ्रू कैपिटल जनरेट करना, इसीलिए इस समय को कैपिटलिज्म या पूंजीवाद का दौर भी कहा जाता है। तीसरी चीज आती है वहां पे क्लाइमेट। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो क्लाइमेट था, शुरू की बात करोगे तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस बनी हुई थी ब्रिटेन में। यही रीजन था कि शुरू में एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन अब ब्रिटेन का जो क्लाइमेट था वो ह्यूमिड था। क्लियर है, क्योंकि सी के आसपास था और धीरे धीरे इस क्लाइमेट ने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्लियर है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज़ अगर रहती पहले की तरह तो क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से धीरे धीरे शायद ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि कभी एक्सट्रीम ठंड हो जाती थी, ठीक है, और कभी मौसम जो होता था वो इतना ज़्यादा बेकार हो जाता था कि आप यहाँ के जो लोग होते थे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाते थे आगे। तो मौसम भी क्या है, धीरे धीरे मॉडरेट हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा, क्योंकि सी के किनारे है ये वैसे भी, और मॉडरेट की तरह रहेगा, ना बहुत ज़्यादा आप कह दें कि पुराने समय की तरह एक्सट्रीम कोल्ड वाली या विंटर वाली सिचुएशन रहेंगी। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जब समय एक मॉडरेट कंडीशन में है वेदर वाला, तो ठीक है, अब आप वर्किंग कंडीशंस को अफेक्ट नहीं करेगा, आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली क्लाइमेट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़े अगर हम, कंट्रोल ओवर द कॉलोनीज, जैसे जैसे ब्रिटेन ने दूसरी कॉलोनीज के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे ब्रिटेन का साम्राज्यवाद जो है, एम्पेरियलिज्म, ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटेन का एम्पेरियलिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे ब्रिटेन में क्या हुआ?
पावर जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तमाम भारत जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, ठीक है, जो बाद में भले आज़ाद हो गए, लेकिन अमेरिका तो खैर फिर भी बहुत पहले आज़ाद हो गया, लेकिन भारत जैसे देश जो कई सालों तक ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन की कॉलोनी बन के रहे, वहाँ से जो भी रिसोर्सेज मिलते थे वो बहुत सस्ते में मिल जाते थे, बहुत चीप रिसोर्सेज मिल जाते थे, ठीक है। और इन्हीं चीप रिसोर्सेज को या रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करता था ब्रिटेन अपने यहाँ लाकर, और बाद में फिर इन्हीं प्रोसेसिंग या फिनिश गुड्स को ऊंचे दामों में ब्रिटेन बेचता भी था इन्हीं कॉलोनी में। यानी ये कॉलोनी जो है वो रॉ मटेरियल के सप्लायर के तौर पर भी थी, ठीक है, और रॉ मटेरियल की सप्लाई के साथ साथ मार्केट के तौर पर भी थी, यानी अब गुड्स का कंजम्पशन भी होता था यहाँ पर। तो मार्केट भी है एक तरीके से यही कॉलोनी, और रॉ मटेरियल का सप्लायर भी है और कंज्यूमर भी है, मार्केट भी है। क्लियर है। शिपिंग इंडस्ट्री, धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटेन में आयरन इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, आयरन इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से क्या हुआ, कोस्टल एरियाज में शिपिंग इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होना शुरू होगा। क्योंकि खास बात ये थी कि ब्रिटेन में आयरन और कोल के जो बेसिन्स थे वो कभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। कई जगहों पर तो आयरन और कोल के जो बेसिन्स थे वो बहुत साथ साथ थे, बहुत ज़्यादा पास में थे, दे वर वेरी क्लोज और वेरी नियर। क्लियर है। तो काफ़ी ज़्यादा पास होने की वजह से धीरे धीरे जब आयरन स्मेल्टिंग की प्रोग्रेस हुई, आयरन इंडस्ट्री में स्मेल्टिंग की प्रोसेस तेज़ हुई, तो वैसे वैसे शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो और तेज़ होती चली गई। क्लियर है। और इसने आगे जाके ट्रेड को और बूस्ट किया। जितनी ज़्यादा शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ट्रेड और बाइंग की एक्टिविटी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड। क्लियर है। ब्रिटेन, आपको भी पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल इकट्ठी हो रही है और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो रहा है, तो अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या करोगे आप, आपके यहाँ जो फिनिश गुड्स है उन फिनिश गुड्स को अपने यहाँ और अपनी कॉलोनीज में तो बेचोगे, तमाम नेबर कंट्रीज में भी बेचोगे, पड़ोसी देशों में बेचोगे। तो धीरे धीरे ब्रिटेन का जो विदेशी व्यापार है वो भी बहुत तेज़ी से स्थापित हुआ, और इस विदेशी व्यापार की वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बूस्ट मिला, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए एक क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है ना। अगर आपको बराबर ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, बराबर आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम होता चला जा रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो आपके लिए मोटिवेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ट्रेड में और फैसिलिटेशन होगा, ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो फॉरेन ट्रेड जो है वो आपका और डेवलप होगा। क्लियर है। इनोवेटिव आइडियाज़, ब्रिटेन में आने वाले समय में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज़ हो रहा था, वैसे वैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या हो रहे थे, नए नए आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा था। जैसे जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, ये सारे इन्वेंशन क्या हैं, बेसिकली आइडियाज़ से ही तो शुरू हुए हैं। चाहे आप स्टीम पावर की बात करो, चाहे आप जेम्स वॉट के स्टीम इंजन की बात करो, जहाँ जहाँ पर आप इन्वेंशन की बात कर रहे हो या इनोवेशन की बात कर रहे हो, तो बेसिकली वो क्या कर रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इनोवेटिवनेस लेके आ रहा था, नयापन लेके आ रहा था ना। जैसे स्पिनिंग जिनी बन गया, पहले हाथ से काम कर रहे थे, फिर स्पिनिंग जिनी बन गया, फिर फ्लाइंग शटल बन गया, फिर पावर लूम बन गया, और इस तरीके से वाटर फ्रेम बन गया, और तमाम बहुत तेज़ी से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर गई। वैसे ही आपका माइनिंग के फील्ड में जो है माइनर्स फ्रेंड के बाद न्यू कॉमन का इंजन बना, फिर जेम्स वॉट का इंजन बना, और तमाम फिर पफिंग डेविल और ब्लचर और इस तरीके से तमाम रेलवे के इंजन बनने शुरू हो गए। तो बड़े लेवल पर इनोवेशन होता चला गया, और ये जो इनोवेशन था उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या किया, और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि रेलवे और ये दोनों चीज़ें आपने दोनों क्वेश्चन में देखा, तो रेलवे और नेचुरल कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तमाम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ और इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बताने हैं आपको, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स जो हैं वो बताने हैं। क्लियर है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो देखोगे, अगर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखोगे, मिला जुला मिलेगा आपको, मिला जुला प्रभाव मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। चलिए देखते हैं हम। जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन पर बहुत गहरा पड़ा। क्लियर है। क्योंकि भाई जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट कहाँ तक आपकी सीमित है, वो रिक्वायरमेंट आपकी सीमित है सबसे पहले फूड अरेंज करने पर, फूड मिल जाए तो शेल्टर अरेंज करने पर, ठीक है, और इसके बाद जब शेल्टर मिल जाए तब बाकी सारी चीज़ें हैं जितनी भी है ना आपकी, और लग्जरी की जो बातें कर दो तो वो लग्जरी की चीज़ें जो है वो आ जाएंगी।
तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, तो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट मिला जुला है, क्योंकि शुरू में एटलीस्ट क्या है, लोगों को खाने के लिए चीजें तो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होने लग गई, तो लोगों का जो जीवन स्तर है वो ठीक होगा। और फिर बाकी तो आप देख ही गए हैं, पूरे वीडियोस हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसमें यही चीजें डिस्कस करी हैं। आओ एक बार फिर से शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सबसे खास बात क्या थी कि नई नई मशीनों ने जगह लेनी शुरू कर दी, ठीक है। अब जब नई नई मशीनों ने जगह ली तो वो शुरुआती जो मैनुअल काम होता था, वो मैनुअल काम जो है वो बंद हो गया। तो कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब हो गया कि जो हाथ से बुनने वाली और स्पिनिंग वाली पूरी प्रक्रिया हुआ करती थी, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो रुक गई, स्टॉप हो गई। ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो रुक गई, स्टॉप हो गई, और इसकी जगह पर मशीन्स वाला प्रोडक्शन शुरू हो गया, मशीनों वाला प्रोडक्शन शुरू हो गया। क्लियर है? चलो देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। भाई जहां पर आपके नए जो रिसोर्सेस थे, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस थे, ये नेचुरल रिसोर्सेस मिले, और जहां पर आपकी प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश हुई, प्रोडक्शन यूनिट्स एस्टैब्लिश हुई, वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, नए शहरों का डेवलपमेंट हो गया, जिन्हें आप इंडस्ट्रियल टाउन्स कहते थे। क्लियर है? तो नए इंडस्ट्रियल टाउन जैसे बर्मिंघम, लंकाशायर, मैनचेस्टर, ये सारे के सारे जो हैं ये इकोनॉमी को भी तो आगे लेके जाएंगे। तो नए शहरों का विकास होना शुरू हो गया, या इंडस्ट्रियल टाउन्स का विकास होना शुरू हो गया। आगे बढ़ो तो अगला क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो खैर पहला होना चाहिए था, बट फिर भी चलो बाद में थर्ड आ रहा है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज ही थी। इंडस्ट्रीज का मतलब है जो भी टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल होते थे उस समय एग्रीकल्चर में, इसके लेवल पर भी चेंज आए। तो जो टूल्स और टेक्निक्स हैं, ये नई नई टूल्स और टेक्निक जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न में इस्तेमाल होने लग गई, जैसे कि क्रॉपिंग मशीन, फसल बोने की मशीन आ गई आपकी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स आ गए, नई टेक्नोलॉजी के फार्मिंग्स आ गए, जैसे हार्वेस्टर वगैरह आ गया। अब ये जितने भी आपके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स नए बन रहे थे, इन्होंने फार्मर्स की उत्पादकता को बढ़ा दिया, ठीक है, उच्च उत्पादकता आने लग गई, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और बढ़ गई, मतलब और इम्प्रूव हो गई। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर जो है वो एक ट्रिगर का काम कर रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो देखो मैंने शुरू में कह दिया था कि मिला जुला है आपका, है ना। जहां आप पॉजिटिविटी पढ़ेंगे वहां आप नेगेटिविटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, तो दोनों चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ही ना, अच्छा और बुरा, और अच्छा और बुरा प्रभाव तो पड़ा भी था। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला गया, जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ता चला गया, वैसे वैसे सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ा आपके औद्योगिक क्रांति में जिस वर्ग के ऊपर, वो था आपके औरतें और बच्चे। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए मजबूरी में औरतें और बच्चे जो होते थे वो इन फैक्ट्रीज में या इन माइंस में आते थे, और आपके जो वर्कर्स ओनर्स हो गए, आपके जो मालिक हो गए, ये मालिक बेसिकली फ़ायदा कमाने के चक्कर में जानबूझकर वुमेन्स और चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय करते थे काम में। अब कंडीशंस कैसी थी, ये आपने बकायदा वर्किंग वाला जो वीडियो है, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वाला वीडियो है, डेडिकेटली मैंने उसमें बनाया है। तो बताया ये कि किस किस तरीके से 16-16 घंटे बच्चों तक को काम करना पड़ता था, वुमेन्स को भी काम करना पड़ता था, पनिशमेंट बड़े लेवल की होती थी अगर उनका डिसिप्लिन जो है वो टूट जाता था काम के दौरान, तो इनका जो स्वास्थ्य है बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, सोचो 9 साल से कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर काम करते थे, 9 साल के कम उम्र के बच्चे। क्लियर है? तो 9 साल की कम उम्र का बच्चा काम करेगा, 12-12 घंटे की कंडीशन में काम करेगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि उसके स्वास्थ्य पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, कितनी दुर्गति जैसी कंडीशन हो जाएगी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, धीरे धीरे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से आगे बढ़ा और नए नए उत्पाद बनते चले गए, नए नए आइटम्स बनते चले गए ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने इनको सोल्ड आउट किया तमाम दुनिया के अलग अलग कोने में, अलग अलग कॉर्नर्स में। उससे क्या हुआ, ब्रिटेन की जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, उसमें वृद्धि हुई, और साथ साथ अब ब्रिटेन में एक नया वर्ग था जिसका उदय हो रहा था, जिसे आप कह सकते हैं पूंजीपति वर्ग। क्लियर है? पूंजीपति वर्ग वो वर्ग था जो अपनी पूंजी का निवेश करके क्या कर रहा था, फायदा कमा रहा था, लेकिन साथ में दूसरा वर्ग भी था जो कि उनको पूंजी कमाने में हेल्प कर रहा था, वर्कर्स, जिनको सबसे ज़्यादा शोषित किया जा रहा था। तो इस प्रकार से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो भी बढ़ेगी, जो गैप है वो भी बढ़ेगा, और समाज में इनइक्वालिटी जो है वो भी बढ़ेगी। तो होपफुली अपीयरेंस ऑफ जो न्यू क्लास मैंने बताया आपको, ये समझ में आ गया होगा कि
जो ब्रिटेन है कुल मिला के उसमें दो नए वर्ग अपीयर हो रहे हैं। पहला वर्ग जो है आपका वो पूंजीपति का वर्ग है, बड़ी बेशुमार दौलत बनाई इस वर्ग ने, क्यों? क्योंकि इसके पास पूंजी थी, कैपिटल थी और प्रॉफिट ओरिएंटेड था, इसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना था, फायदा कमाना था। दूसरा आपका वो वर्ग हो गया जो इसी की फैक्ट्रीज में काम करता था, दिन रात काम करता था, और दिन रात काम करने के बाद उनको कुछ जो चंद सिक्के मिलते थे, ये चंद सिक्के इतने भी पर्याप्त नहीं होते थे कि वो उनके दो जून का जो भोजन होता है, 2 वक्त का जो भोजन होता है, उसको वो आसानी से भरपेट पोषक तत्वों के साथ कर सके। ठीक है, तो बहुत ही बुरी कंडीशन होगी। आप देखेंगे वर्कर्स जो है वो और गरीब होते चले जाएंगे, गरीब और अमीर होता चला गया। ठीक है, द कैपिटलिस्ट बिकेम मोर एंड मोर रिचर एंड द वर्कर्स बिकेम मोर एंड मोर पुअरर। तो गरीब होता चला गया, अमीर होता चला गया। तो ये जो बीच में गैप है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। तो कुल मिला के समाज में नया वर्ग जरूर आ रहा है, लेकिन आप कह दो ये नया वर्ग असमानता लेके आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा असमानता जो है वो फैला रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन का जो स्तर है वो भी ऊंचा किया। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटलीस्ट बाद के दौर में तो आप कह ही सकते हैं, क्लियर है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है जब हुआ, शुरू में तो प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फैक्ट्रीज एक्ट आए और फैक्ट्रीज एक्ट आने की वजह से लोगों की कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, तो आप कह सकते हैं कि उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अब नई नई फैसिलिटीज थे उनके पास, जैसे ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, रेलवेज थे, शिप्स थे, है ना, जिसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो बेटर हो रहा था। कहीं भी आना जाना, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, ये वो आसानी से कर पा रहे थे। और शुरू में तो वर्किंग कंडीशन बहुत वर्स्ट थी, लेकिन बाद में वर्किंग कंडीशन धीरे धीरे बेस्ट होने लग गई ना, और वेजेस भी बढ़ने लग गए। जो भी आपके मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, उनके वेजेस भी बढ़ने लग गए। बच्चों को भी कम समय के लिए एम्प्लॉय किया जाने लगा फैक्ट्रीज में। धीरे धीरे तो बच्चों को एम्प्लॉय करना बंद ही कर दिया गया। तो अब वो लोग अपने बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते थे, पढ़ाई लिखाई और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकते थे, है ना। शिक्षा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो इस तरीके से लोगों का जीवन स्तर बाद के समय में जरूर ऊपर उठा। शुरू में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही घटिया स्तर तक था ब्रिटेन में। पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति होगी वैसे वैसे नए शहरों का निर्माण होगा, और लोगों का जब जीवन स्तर बेहतर होगा तो वो इन शहरों में और जनसंख्या को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा ना भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। और जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अवसर है वहाँ पर, और अवसर हैं तो इसलिए क्या हो रहा है, लोग वहाँ पर डायरेक्ट हो रहे हैं, उस जगह की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो उनका पर्सनल लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर हो रहा है, और धीरे धीरे ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन होगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो कुल मिला के पॉपुलेशन आगे जाके एक लॉन्ग टर्म में एक यहाँ पर क्या हो रही है, आप कह दो कि रिजल्ट, आउटपुट बन के आ रही है। अच्छा खाओगे भाई, अच्छा अर्न करोगे तो आप प्रॉपर खाओगे भी, न्यूट्रिशियस डाइट लोगे तो हेल्दी रहोगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ज़्यादा समय तक जियोगे, ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में रहोगे। ठीक है, तो ये सारे जो पॉजिटिव हैं वो सारे पॉजिटिव्स इसमें जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर निकल के आ रहा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी। चलो, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम अब डिस्कस करते हैं कि ब्रिटेन का जो औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना, या उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो समझते चलो, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो कि आपने आगे हो सकता है पढ़नी ही पड़े कभी कभार। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड बिकेम द मेन कॉज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। तो पहली लाइन में सारा जो सत्य है वो निकल के सामने आ गया, देखो, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड बिकेम द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। हुआ क्या? हुआ ये कि भाई जो अंग्रेज थे हमारे नहीं, मतलब उनके अंग्रेज अपने ही हो गए, उनके खुद के ही हो गए। तो जो ब्रिटिश थे, तो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई एज अ ट्रेडर, व्यापारी के तौर पर भारत आई। और जब वे व्यापारी के तौर पर भारत आए तब तक भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो ठीक ठाक थी। मुगल थे भारत में, स्थायी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मुगल भी कमजोर होते चले गए, और धीरे धीरे मुगल्स के कमजोर होने की वजह से जो क्षेत्रीय ताकतें थी, रीजनल पावर्स थी, वो मजबूत हो गई। रीजनल पावर्स मजबूत हो गई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद,
है ना, इस तरीके से। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भाई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है यहाँ पे। धीरे धीरे इन्होंने इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया, अलग अलग करके सबसे लड़ाई झगड़े किए, जीत गए और यहाँ पर पॉलिटिकली मजबूत हो गए। तो पॉलिटिकल पावर किसके पास चली गई? ब्रिटिशर्स के पास चली गई। राजनीतिक शक्ति जब ब्रिटिशर्स के पास चली गई, अंग्रेजों के हाथ में चली गई, तो यहां से अब वो क्या हो गए? आपके कर्ता धर्ता बन गए, अब तो राजा बन गए देश के एक तरीके से, है ना, ब्रिटिशर्स लोग। भाई जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में है, उसी के हाथ में इकोनॉमी भी है। अब उन्होंने क्या किया, पहले वो आपके यहाँ से कपास खरीद के लेके जाते थे, पहले आपके यहाँ से सिल्क और मसाले खरीद के लेके जाते थे। अभी आपको कहा उगाओ और लेके गए, पैसा वैसा भी कुछ नहीं दिया, ऊपर से वहां ब्रिटेन लेके गए, वहां प्रोसेस किया और फिर आप ही को ले आके कोट सूट टाई पहना दिया, हैट पहना दिया और आपको जेंटलमैन बना दिया। ऊपर से आपकी खेती करने का टैक्स अलग से लिया आपसे। क्लियर है? तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तेजी से होना शुरू हो जाएगा और यही कारण बनेगा भारत की गरीबी के। क्योंकि अब भारत में जो आउटपुट हो रहा था, भारत में जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, ये प्रोडक्टिविटी भारतीयों के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही थी, बल्कि भारत की जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है वो ब्रिटेन को नरिश कर रही थी। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? भारत एक कॉलोनी बन गया, अंग्रेजों की, इंग्लैंड की एक कॉलोनी बन गया, एक उपनिवेश बन गया। क्लियर है? और कभी भी जो एक उपनिवेश होता है, कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी की इकोनॉमी कभी भी प्रॉस्पर नहीं होती। ये आप समझ लो कि जो भी देश कॉलोनी बनाता है किसी दूसरे देश को, उसके ऊपर वो पैरासाइट की तरह हो जाता है। तो जो पेरेंट नेशन होता है वो अपनी कॉलोनी को या जिस जगह पे वो रूल कर रहा है वो पैरासाइट की तरह हो जाएगा कि उससे वो सारा चीज ले लेगा, बदले में देगा कुछ नहीं। क्लियर है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं रहती, पैरासिटिक रिलेशनशिप रहती, परजीवी वाली रिलेशनशिप। पैरासाइट समझते हो ना, खून चूस लेते हैं जो, जैसे मच्छर हो गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो इंग्लैंड है, ये पैरासाइट की तरह था। और भारत जो है, भारत ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक तरीके से फंड कर रहा है, या भारत ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक तरीके से क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। प्रमोट ही तो कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे संसाधन वहां पे जा रहे हैं और उन्हीं संसाधनों को प्रोसेस किया जा रहा है। तो वहां की औद्योगिक क्रांति जो है वो बहुत कुछ भारत के ऊपर आधारित है। क्लियर है? चलो, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड इंग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स देन नीडेड। क्लियर? जितनी आवश्यकता वहां पर थी, अब इंग्लैंड छोटा सा, इतना बड़ा तो इंग्लैंड ही है। अब इस इंग्लैंड में कॉटन होता भी नहीं था, फिर भी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी प्रॉफिट में गई वहां पे। क्यों गई? क्यों? क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल लेके गए, दूसरा अब वो उत्पादन उतना करते थे जितना उनको जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उत्पादन जो है वो इंडियन मार्केट में लेके आते थे ना। सो दे स्टार्टेड फ्लडिंग द इंडियन मार्केट विद द मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंग्लैंड की मशीनों में जो सामान बनता था वो धीरे धीरे कहां पे आ जाता था? भारत आ जाता था। और सिविलाइजेशन के नाम पे, सिविलाइजेशनल सुपीरियोरिटी के नाम पे अंग्रेज जो है इस सामान को भारत में बेचते थे और हम लोग बेवकूफ बन के कई बार खरीद भी लेते थे। ठीक है, कई बार क्या हम खरीद ही रहे थे। तभी तो हमारे यहाँ ये जो भी मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट आ रहा है, आधुनिकता का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ बना, वो इसी के हिसाब से तो बना कि हम कोट सूट टाई और हैट लगाएंगे तो हम जेंटलमैन बन जाएंगे, हम आधुनिक बन जाएंगे। आधुनिकता की परिभाषा इसी से जोड़ी ही गई। ठीक है, तो बनता था सूट कहाँ? अंग्रेजों की फैक्ट्री में, और खरीदते थे हम, है ना। हम एक तो टैक्स भी पे करते थे उनको, और टैक्स पे करने के साथ साथ उनका कपड़ा भी पहनते थे। क्लियर है? तो ये दुर्गति थी हमारी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड थ्रू द इंडियन आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट मैन आउट ऑफ जॉब। ठीक है, धीरे धीरे अब जब वहां से सामान आएगा तो ऐसा था कि कुछ लोग, मैक्सिमम लोग तो पहन रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी भारत की चीजें प्रेफर करते थे। अच्छा, भारत के आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग थे, जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट थे और जो वीवर्स थे, वो इतनी फाइन कलाकृतियां करते थे, इतनी फाइन क्वालिटी का जो कपड़ा है वो बनाते थे और इतनी फाइन क्वालिटी के डिज़ाइन बनाते थे कि मशीनें भी उसको कंपटीशन में नहीं डिफीट कर पाती थी। ध्यान रखिएगा, कई सालों तक आपके इंडियन आर्टिस्ट के हाथों का बना जो वीविंग किया हुआ कपड़ा है वो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज को मात देना शुरू करेगा, है ना। कई सालों तक ऐसी सिचुएशन रहेगी। ब्रिटेन को इसमें जो है वो कानून बनाना पड़ेगा कि भाई मत खरीदो इंडिया से आया हुआ सामान। तो क्वालिटी के हिसाब से काफी आगे थे हम। ठीक है, तो धीरे धीरे अब सरकार भी उन्हीं की, मैंने कहा ना, सरकार भी तो उन्हीं की हो गई। जब सरकार भी उन्हीं की हो गई तो अलग अलग पॉलिसीज बना के, अलग अलग लॉज बना के धीरे धीरे हमारे जो आर्टिशंस थे, हमारे जो कलाकार थे, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वीवर्स थे, इनको धीरे धीरे खत्म कर दिया इन लोगों ने।
और ये काम से विहीन हो गए, है ना। आपने ददनी सिस्टम का नाम सुना होगा, तमाम बहुत सारी चीज़ें हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे आपके ग्रेड 12 में, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने किया। चलो, जिसकी वजह से इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो तो सब कोलैप्स होती चली गई। चलो, इसके साथ साथ अंग्रेज सरकार ने भारतीय किसानों को फोर्स किया कि वो क्या करें, वो कमर्शियल क्रॉप, पहले हमारे यहाँ जो खेती होती थी वही जो एग्रीकल्चर होता था, ये एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली कंट्री को सपोर्ट करने के लिए था। और इस एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे वीट हो गया आपका, ठीक है, बार्ले हो गया, राइस हो गया, यानी जो खाने वाली फसलें वही बोओगे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा यार ऐसा करो कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, जैसे हमें हमारी इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन चाहिए, तुम कपास उगाओ, और ज़्यादा जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे भी कपास उगवा दो, इंडिगो उगाओ, हमें नील चाहिए, टोबैको उगाओ, हमें तंबाकू चाहिए, है ना, प्लांटेशंस लगाओ, कॉफ़ी उगाओ, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि दुनिया भर में बेचनी है हमें। तो धीरे धीरे ये जो रॉ मटेरियल्स हैं उन रॉ मटेरियल्स को उगवाना शुरू किया। यहाँ पे जो फैक्ट्री ओनर्स थे, इन लोगों ने यहाँ पर चीप रेट्स पे किसानों से उसको ग्रो कराना शुरू किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इंडियन फार्मर्स में एक तरीके से एक, है ना, उनको शैटर्ड कर देंगे, उनको तोड़ के रख देंगे। आप देखोगे भारत में जो किसान है बेचारा परेशान हो जाएगा। आर्टिफिशियल फेमाइंस, कृत्रिम अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि खाने पीने की कमी हो जाएगी। खाने पीने की कमी क्यों हो जाएगी भाई, खाने के लिए उग ही नहीं रहा है, अब तो कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा उग रही थी, इसलिए आर्टिफिशियल जो आपके इंटेलिजेंस आ रहा है, आर्टिफिशियल जो आपका फेमाइंस है, अकाल कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। तो ये एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी। और इसी तरीके से ब्रिटिश कैपिटलिस्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी को तबाह करते गए, और इंडियन इकोनॉमी की तबाही जो है वो ब्रिटिशर्स की प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाती चली गई। द अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस अगेन बिकेम द लेबरर्स। अब ये जो है, ये लोग और बेचारे जो अनएम्प्लॉयड आर्टिसंस थे जो अपनी जॉब छोड़ते चले जा रहे थे, ये लोग भी और किधर पे आएंगे, ये लोग एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, एक लंबे समय में खेती में और वर्स्ट कंडीशन बनती चली जाएगी, क्योंकि अब कुछ रहने को ना करने को तो बचा नहीं। जो अपना उद्योग धंधा चलाते थे उनका उद्योग धंधा भी नष्ट हो गया, तो वो और लोग खेती करने के लिए आए। लेकिन खेती करने के दौरान भी उन्होंने देखा तो यहाँ तो इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन और बेकार है, फिर भी चलो अपने खाने के लिए तो उगाएं, तो टैक्स तो ले ही रहे हैं, तो इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे, क्लियर है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स के फेवर में जा रही थी, और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स के फेवर में जाती जाएंगी वैसे वैसे वो चीज़ें इंडिया के इकोनॉमी को और डिवास्टेट करती चली जाएंगी। तो सारे रीजंस लगभग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, देखो क्लियर है। सारे रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता दी जो अब लिखी हुई यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन था कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने या इंडिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड किया, तो मतलब एक बड़े लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी जैसे जैसे बर्बाद होती गई वैसे वैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी और कई गुना आबाद होती चली गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, What sort of reforms through laws were made by the British government, ठीक है, to improve the condition of workers? What were the weaknesses of these measures? कौन कौन से ऐसे सुधार थे जिन सुधारों को लेकर अंग्रेजों ने जो वर्कर्स थे वहां पर उन वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने की कोशिश की, बेटर करने की कोशिश की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और उनकी कमियां क्या क्या थी। तो बहुत सारे ऐसे अधिनियम आए, बहुत सारे ऐसे एक्ट आए जिन एक्ट के थ्रू क्या किया अंग्रेज ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोशिश की कि कंडीशन इंप्रूव हो जाए, यानी कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट मूवमेंट कम हो जाए, क्योंकि ये जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, और बड़े लेवल पर विरोध करना शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पर कंडीशन इंप्रूव होगी नहीं होगी वही आपको देखना है, और इन एक्ट्स की कमियां क्या थी, ये जितने भी मेजर्स स्टार्ट किए गए थे इनकी कमियां क्या थी, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेजी से आगे बढ़ा, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो वर्कर्स काम कर रहे थे इनकी वर्किंग कंडीशंस जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हुआ ये कि प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, और जब प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुए तो रिफॉर्म्स हुए।
तो ये जो है वो इस तरीके से फ्लो चार्ट चलेगा। रिफॉर्म्स हुए, क्लियर है। अब जब रिफॉर्म्स हुए तो उन रिफॉर्म्स, पहले तो रिफॉर्म्स को कर्ब किया गया फोर्स के थ्रू, लेकिन बाद में जब रिफॉर्म्स बड़े लेवल पर हुए और अंग्रेजों को समझ में आया, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, राजा को और तमाम बड़े लोगों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तब फिर बड़े लेवल पर एक्ट्स और एक्ट्स आए और इन एक्ट्स ने कंडीशंस को इंप्रूव किया, क्लियर है। जैसे एक्ट ऑफ 1819 का अधिनियम। तो 1819 का अधिनियम जो है वो क्या कह रहा था, इसने सबसे पहले तो प्रोहिबिशन लगाया, ठीक है। सबसे पहले एक तरीके से बैन किया किस चीज को, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को, यानी कि जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, वो निषेध है, प्रोहिबिशन लगाया गया उसके ऊपर, क्लियर है। और कौन कौन से बाल श्रम, अभी बहुत खुश मत हो जाइए बाल श्रम सुन के, क्यों, क्योंकि जब बच्चों की बात हो रही है तो अभी यहां पर 9 साल से कम उम्र के बच्चे, मतलब आज के ज़माने में 21वीं शताब्दी में अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करोगे तो 21वीं शताब्दी में सोचने के बाद भी आपको लगेगा कि अरे क्या है ये। तो वो बच्चे जो 9 साल से कम उम्र के हैं, तो 9 साल से कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखो। तो क्या है, यहाँ तो 15-16 साल के बच्चे भी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो लगता है कि ये पढ़ लिख ले तो ज़्यादा बेटर है आज के डेट में। तो अभी आपके 400 साल 300 साल पहले की बात है, कोई बहुत ज़्यादा की बात नहीं है, 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करें, बल्कि 250-300 साल पहले की बात है। तो उस दौरान 9 साल से कम उम्र के बच्चों को इंग्लैंड में, आज बड़ी बड़ी बातें ह्यूमन राइट्स की होती हैं इंग्लैंड में, यूरोप में, दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट के वायलेशन करके तो खुद ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो 9 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय किया जाता था, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क ऑफ दोज बिटवीन एज ऑफ 9 and 16, यानी 9 और 16 साल के जो बच्चे होते थे, 9 से 16 साल के बच्चे, इनको 12 घंटे से ज़्यादा काम मत करवाओ भाई। अब देख लो, 9 साल के उम्र के बाद का बच्चा और 16 साल तक का बच्चा 12 घंटे काम करेगा उन फैक्ट्रीज में। अब आप लगा लो 12 घंटे काम करने के लिए एक आज स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जो है उसकी हालत खराब हो जाती। उस समय मैनुअल सारा काम होता था, तो मैनुअल लेवल पर ये 12 घंटे काम करते थे। और आज तो फिर भी चलो 12 घंटे करने के बाद अगर आपको 1-8 लाख रुपए मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे कि ठीक है चलो कम से कम मेहनताना तो अच्छा है। लेकिन अब आपको अगर कुछ चंद सिक्के मिलें जिसमें आपका भोजन भी अरेंज ना हो, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये पहला एक्ट आया 1819 का, जिसमें 9 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोहिबिट किया गया, निषेध किया गया काम करने से, और 9 से 16 साल तक के बच्चों के लिए कहा गया कि 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। फिर इसमें और डाइल्यूशन हुआ, एक्ट ऑफ 1833 जो अगला अधिनियम आया, इसमें और डाइल्यूशंस हुए और इसमें कहा गया कि चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 9 वर परमिटेड टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन सिल्क फैक्ट्रीज, ठीक है। बच्चे जो है वो 9 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनको आप सिल्क फैक्ट्रीज वगैरह में सिर्फ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल काम कम होता था थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और जो बड़े बच्चे थे उन बच्चों के काम करने के घंटे जो है वो भी निर्धारित किए गए, थोड़ा सा कम किए गए। फिर एक पोस्ट बनाई गई, एक डेजिग्नेशन बनाया गया जिसका नाम था फैक्ट्री इंस्पेक्टर, कि हर एक फैक्ट्री में फैक्ट्री इंस्पेक्टर रिक्रूट करना ज़रूरी होगा। और ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है वहाँ की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा ऑब्जर्वेशंस करता रहेगा, देखेगा कि जो भी लॉ बने हैं वो वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन बेचारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर, इनको खुद ही इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो खुद ही ये कोशिश करेंगे कि हमारा जुगाड़ हो जाए फैक्ट्री ओनर्स के साथ, फैक्ट्री मैनेजर्स के साथ में, और हम क्या करें, हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर लें थोड़ा सा। तो जो करना हो फैक्ट्री ओनर्स को वो करते रहें, हमारी जो इनकम है वो बनती रहे। तो ये जो है वो एक और जो है वो दूसरी बुरी कंडीशन आ जाएगी, 10 आवर्स बिल। इसके बाद 10 आवर्स बिल, यानी कि ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टेप था। 1847 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसे 10 आवर्स बिल कहा जाता है। फाइनली इस बिल ने काम करने के जो घंटे होते थे, किसके, औरतों के और बच्चों के, उनको 10 घंटे कर दिया, 10 आवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। मतलब औरतों और बच्चों के काम करने के घंटे तो कम किए ही, मेल्स के लिए भी 10 आवर कर दिया, इसको ऐसा कर लो, ठीक है। तो मेल्स भी जो थे, पुरुष वर्ग भी जो था वो 10 घंटे काम करेगा, और बाकी इनके वुमेन्स और चिल्ड्रंस के काम करने के घंटे जो है उनको और कम कर दिया गया। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप थोड़ा सा था। 1847 के आसपास इस तरीके के काम देख रहे हो। भारत में तो मतलब इस तरह की कंडीशन कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक हम दरिंदगी में इनके बराबरी में नहीं आ सकते हैं, ठीक है।
1857 का तो विद्रोह हो जाएगा कुछ दिनों बाद, 10 साल के अंदर ही, ठीक है। तो जिस लेवल पर यहाँ पर समस्याएं हैं उसी लेवल पर ब्रिटेन में भी समस्याएं हैं। ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के लोग खुद ही ब्रिटिशर्स से परेशान हैं, ब्रिटेन के राजा से परेशान है, इंडियंस बस ही नहीं परेशान है, ठीक है। द माइन्स कमीशन ऑफ 1842, 1842 में माइन्स कमीशन बैठा, या आप कहें कि जो माइन्स थी, खान के लिए विशेष आयोग बैठा वहां पर ब्रिटेन में, ठीक है। और इसने रिव्यू की कंडीशंस और बताया कि जो वर्किंग कंडीशंस है माइन्स में, ठीक है, वो धीरे धीरे वर्स्ट होती चली जा रही है, बहुत बदतर होती चली जा रही है, ठीक है। और खासकर जो चिल्ड्रन है उनको तो कोल माइन से बिल्कुल निकालना चाहिए, उनको काम में रखने नहीं चाहिए। चिल्ड्रंस को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे कोल माइंस में तो इनके हेल्थ पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो इन्होंने कहा कि यार बहुत वर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है। नीचे जो खान होती थी उसमें, जो माइंस होती थी उसमें जो वाटर आ जाता था ना जब माइनिंग के दौरान, तो उसको पंप करने के लिए 12-12 घंटे 16-16 घंटे बच्चे वहाँ काम करते रहते थे, ठीक है। फिर 1842 में ही माइंस एंड कॉलरीज एक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो माइंस एंड कॉलरी एक्ट जो होगा महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन करेगा कि भाई अंडरग्राउंड माइंस में काम करवाओ ही मत इनसे, अदरवाइज बहुत हादसे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनके हेल्थ पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1847, 1847 का फील्डर का फैक्ट्री एक्ट आया, क्लियर है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है ना, चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स अ डे। तो ये थोड़ा सा प्रोग्रेस, अब 1847 के बाद बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, उसके पहले तो बहुत वर्स्ट हैं, क्लियर है। तो वीकनेसेस आप देख रहे हो, वीकनेसेस यही है सबसे पहले कि जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे, मैंने पहले वीकनेसेस ही बता दी आपको, मतलब उसी एक्सप्लेनेशन के दौरान, कि जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे ये खुद ही क्या होते थे, फैक्ट्री लॉज को इन्फोर्स करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये फैक्ट्री मैनेजर्स के साथ में मिल जाते थे, इनकी खुद की सैलरी इतनी दे रहती थी, तो कहते थे भाई हमारा ही कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, और एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में लॉज को बिल्कुल भी ये मतलब एनफोर्स नहीं हो रहा तो चलने दो, लॉज को ओवरलुक कर देते थे, मतलब लॉज का जो वायलेशन हो रहा है उसको ओवरलुक करके चले जाते थे कि ठीक है चलने दो, हो गया। पेरेंट्स लाइड अबाउट द रियल एजेस ऑफ, भाई शुरू में जब लॉज इंप्लीमेंट होने लग गए, लोगों को पता चला, तो इवन आपके जो यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, इन जिन चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय किया जा रहा है, जिन चिल्ड्रंस को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ये लोग भी, इनके जो पेरेंट्स भी हैं, ये भी क्या है, थोड़ा सा झूठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आय होती थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती थी, बहुत नॉमिनल आय होती थी, तो माता पिता चाहते थे कि अब पिता काम कर रहा है उसको थोड़ा सा मिल जा रहा है, शहर में रहने के खर्च इतने हैं, माता भी काम कर ले थोड़ा सा, पुत्र भी काम कर ले थोड़ा सा, तो कम से कम कुछ भी तो आ जाएगा, जो भी काम चलाओ एक इनकम आ रही है वही अगर आ जाएगी तो कम से कम हम थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अर्न कर लेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो जी लेंगे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये जो दो है वो बड़ी वीकनेसेस है यहाँ पे, और इन दो बड़ी वीकनेसेस की वजह से लॉज जो है वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, डू यू थिंक दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट्स फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यानी क्या आपको लगता है कि औद्योगिकीकरण जो हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने किन किन चीज़ों को प्रभावित किया? सबसे पहले कृषि को, खेती को, फार्मिंग को प्रभावित किया। दूसरी चीज़ उसने ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित किया, यानी आवागमन को प्रभावित किया। तीसरी चीज़ उसने कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित किया, और तीसरी चीज़ उसने, चौथी चीज़ उसने ट्रेड को प्रभावित किया। बिल्कुल देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो है वो बेसिकली है टेक्निकल एडवांसमेंट के थ्रू प्रोडक्शन की जो मैकेनिज्म्स थी, प्रोडक्शन की जो गतिविधियां थी उसमें तेजी लाना या वो तेज करना। तो ये बेसिकली जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बिना इन सारी चीज़ों के हुआ ही नहीं। फार्मिंग का भी कंट्रीब्यूशन था तो फार्मिंग इफेक्टेड हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको पता ही है, कैनॉल्स, रेलवे, बाकायदा डिटेल में डिस्कस करके अभी आ ही रहे हैं। कम्युनिकेशन के बारे में हमने बात करी ली है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लगभग हो गया, बहुत डिफरेंस नहीं है। ट्रेड तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड और ट्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस ये दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हो गए। ट्रेड के वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रेड, दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। चलो, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली मेक्स इट्स इम्पैक्ट। तो पहली ही लाइन में
आपने क्लियर कर दिया आंसर में कि हाँ, औद्योगिकीकरण जो है वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव जमा रहा है, डेफिनेटली अपना इंपैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। किसके ऊपर इंपैक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है? फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड के ऊपर। अब आगे के डिटेल में, चूंकि देखो पहले आपको एडमिट कर लेना है आंसर में, जब आप एडमिट कर लोगे तो फिर आपको रीजन बताना पड़ेगा, बस क्लियर है? तो रीजन बताना है। अब आप डिटेल में हर एक सेक्टर को उठा लो और उसके ऊपर आप एक सफिशिएंट नोट जो है वो लिखो। सबसे पहले बात हो रही है फार्मिंग के ऊपर, इफेक्ट्स ऑन फार्मिंग, यानी कैसे कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फार्मिंग के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब जैसे बाकी इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है वैसे ही इस फील्ड में भी इम्पैक्ट पड़ा। वैसे तो आप कह दो कायदे से कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है उसके पीछे पीछे चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इधर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन अपने पीक पे पहुंचा और उधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है। लेकिन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं आपके मॉडर्न इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कैसे हुआ, खेती कृषि में क्रांति कैसे हुई? कृषि में क्रांति तभी हुई जब ट्रेडिशनल मीन्स जो हैं, जो आपकी जो अन्य पारंपरिक गतिविधियां चल रही थी, ये अन्य पारंपरिक गतिविधियां जो होंगी आपकी क्या होंगी, अब मॉडर्नाइज हो जाएंगी। यानी ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ जो एक्टिविटीज थी, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ेगी और उस ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का स्थान ले लेंगी आधुनिक मशीनें। क्लियर है? तो मशीनें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन का इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा है, देखो क्लियर है? मशीन का इन्वॉल्वमेंट किस में हो रहा है? एग्रीकल्चर में हो रहा है। और धीरे धीरे वो सारी चीजें आप देख रहे हो, जैसे फार्मर्स अब बेहतर तरीके से बीजों को बो सकते थे, फसलों को काटना और हार्वेस्ट करना उनके लिए ज्यादा आसान हो गया था पहले की तुलना में। क्लियर है ना? मशीनों की वजह से सिर्फ और सिर्फ बल्क लेवल में देखो, पहले प्लाऊ से लेके और ये जो सोइंग की टेक्निक्स थी, सो करने की यानी कि बीज को बोने की, उसमें मैकेनिकल ड्रिल आ गई। तो प्लाऊ में स्टील इस्तेमाल होने लग गया, आयरन प्लाऊ इस्तेमाल होने लग गए। और आयरन प्लाऊ जो इस्तेमाल होने लग गए, जब उसमें उसको ज़मीन की कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या मैं कहूँ ज़मीन की जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो बेहतर तरीके से ज़मीन को नीचे की मिट्टी ऊपर लेके आता था। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, मैकेनिकल ड्रिल जो थी उसकी वजह से अब जब आप बीज बोते थे तो बहुत आसानी से इक्वल इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता था सीड्स का। एक तो ये हो गया। फिर हार्वेस्टर्स आ गए थे, तो हार्वेस्टर से अब आप बल्क लेवल में बहुत कम लेबर्स के साथ में पूरी फसल हार्वेस्ट कर सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे, और इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से आप कह सकते हैं कि खेती का जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या हुआ, जस्ट डबल हो गया। क्लियर है? हालांकि इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट था वो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मशीन जब काम करेगी तो कई लोगों का काम अकेले कर लेगी, और जब कई लोगों का काम अकेले कर लेगी मशीन, तो समस्या ये है कि लोग फ्री हो जाएंगे ना। अब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो हमने देखा, इफेक्ट ऑन फार्मिंग, यानी कृषि के ऊपर प्रभाव। तो कृषि के ऊपर प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन साथ साथ हमें बेरोजगारी की समस्या का भी सामना करना पड़ा। बेरोजगारी की समस्या इसलिए हुई क्योंकि मशीनें जो हैं वो खेती में या कृषि में इस्तेमाल होने लग गई। जहां पर मैनुअल काम करते थे हजारों लेबर, वहां पर अब कुछ मशीनें मिलकर उनका काम कर लेती थी, जिसकी वजह से ये सारे लोग, ये सारे जो लेबर्स हैं वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। और यही लोग फिर कहाँ भागेंगे? शहरों की तरफ भागेंगे, है ना। शहरों में फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो लग रही, वहां पर रोजगार की तलाश में जाएंगे। गांवों में भी बड़े लेवल पर रिवॉल्ट वगैरह होंगे, लेकिन शहरों की तरफ इनको एक अल्टरनेटिव दिखेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया हो। अब पढ़ते हैं हम आगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा वो ये है कि धीरे धीरे, पहले तो क्या था कि आपके सिर्फ रोड्स थी, है ना, और रोड ही जो है वो मेन ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। लेकिन धीरे धीरे
इसमें कैनाल्स, रेलवेज और इन सब के ऊपर भी आप देखोगे कि रिसर्च होना शुरू हो जाएगा। पर फिलहाल चूंकि हम रोड की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन होगा। ध्यान रखना है, हमने कैनाल्स और रेलवेज जरूर पढ़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट नहीं होगा। शुरू में जो रोड्स होती थी वो जरूर थोड़ा सा बम्पी होती थी, और आप कह सकते हो कि रोड्स जो होती थी वो आज की तरह की नहीं थी, मॉडर्न नहीं थी आज की तरह की। तो ऑब्वियस ही बात है, प्रॉब्लम तो काफ़ी होगी। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे जब कैनाल्स और रेलवे के फील्ड में डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि गुड्स के मूवमेंट के लिए रोड्स का भी रोड का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी ग्रोथ होगी। और रास्ते जो है कंपैरेटिवली, खासकर उन शहरों में जहाँ पर इंडस्ट्रियल हब्स क्रिएट हो रहे हैं, लिवरपूल हो गया आपका, मैनचेस्टर हो गया आपका, लंदन हो गया आपका, बर्मिंघम हो गया आपका, यहाँ पर आपको अच्छी फ्लैट सड़कें देखने को मिलेंगी। वो इतनी आधुनिक नहीं है आज की तरह, अब संभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने समय की तुलना में काफ़ी अच्छी सड़कें देखने को मिलेंगी। इसके बाद धीरे धीरे नेविगेशनल कैनाल्स बन जाएंगी, और नेविगेशनल कैनाल्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो जाएगा। फिर आपको पता ही है कि रेलवे आ गया, और रेलवे ने इसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। क्लियर है? चलो आगे है इफेक्ट्स ऑन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों में। कम्युनिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेजेस को कैसे ईजी तरीके से, कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशंस को और अपने मैसेजेस को ईजी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते थे। ये क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन की टेक्निक हो गई। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, इसमें भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बड़े लेवल पर चेंजेस किए। ठीक है, जैसे टेलीग्राफी और टेलीफोन। तो धीरे से आने वाले समय में जो आपका विज्ञान है, साइंस है, उसने मैसेजेस को भेजने के लिए, इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने और रिसीव करने के लिए टेलीग्राफ और टेलीफोन्स का इस्तेमाल किया। और आप देखोगे कि ये टेक्नोलॉजी ब्रिटेन में बनेगी, और ब्रिटेन से फिर इंडिया जैसे देशों में जहां पर ब्रिटेन शासन कर रहा था बहुत तेजी से पहुंचेगी। आज के डेट में अगर आप आज़ाद होते तो शायद नहीं, मुश्किल था इतना कि नहीं पहुंच पाती, है ना। मतलब एक उदाहरण दूं कि 19th सेंचुरी के हाफ में ही ये जो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं वो इंडिया में भी आएंगी। जैसे ट्रेन, 1850 तक ट्रेन का डेवलपमेंट ब्रिटेन में पूरी तरह से हो गया। 1853 में रेलवे जो है वो भारत में आ गई। आप देख रहे हैं टेलीग्राफ और टेलीफोन जो है वो यहाँ पे आ रहा। टेलीग्राफ आपके इंडिया में ही पहुँच जाएगा, टेलीग्राम करना शुरू कर देंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो अपना शासन भी बनाए नहीं रख पाते अंग्रेज भारत में। ठीक है, लेकिन वही देखो आप कि आगे जाके फिर टेलीविज़न और आगे जाके कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी रिसेंट एडवांसमेंट हुए, उनको आने में काफ़ी समय लगा। दुनिया में वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन भारत में आने में उनको समय लगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि टेलीग्राफ और आपका जो टेलीफोन है वो इन्वेंट हुआ, और उससे जो संदेश भेजना था, रिसीव करना था, वो काफ़ी ईजी हो गया। ध्यान रखना। क्लियर है? और अब बहुत कम समय में, या कम समय क्या मतलब, या कम ही समय कहना चाहिए ना, विद इन कुछ दिनों में, विद इन कुछ घंटों में अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से भेज सकते थे। और पहले यही संदेश भेजने में महीनों का वक्त लगता था, दिनों का वक्त लगता था, कई दिनों का वक्त लगता था। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन की टेक्निक है उसको इंसान मैसेजेस को लिफाफे, चिट्ठियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता था। बट अब जो है वो चीज़ें टेलीग्राफ और इन सब के वजह से आसान हो गई थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि चिट्ठियां और खत लिखने का काम बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये चीज़ जो थी वो एटलीस्ट गवर्नमेंट के लेवल पर, कॉरपोरेट के लेवल पर, बिजनेस और फैक्ट्री जो जायंट्स थे इनके लेवल पर इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑन ट्रेड। क्लियर है? सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ प्रभावित हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, तो वो है व्यापार। क्योंकि पूरा का पूरा ताना बाना जो बुना जा रहा है औद्योगिक क्रांति का, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए है, ट्रेड के लिए। क्लियर है? तो जैसे जैसे वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, क्लियर, वैसे वैसे व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। इसने ट्रेड को भी बढ़ाया, ट्रेड को इनकरेज किया, और ना सिर्फ इंटरनल ट्रेड बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड, और बल्कि ऐसा कह दो कि इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा था, इंटरनल ट्रेड जो है वो धीरे धीरे तो
जो इंटरनल लोकल व्यापारी हैं वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा उस ज़माने में, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और धीरे धीरे ये आसान हो गया कि दुनिया के किसी भी देश में आप जो है अपने ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ से माल को, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिनिश गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो दुनिया के किसी भी हिस्से से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपकी शिपिंग इंडस्ट्री और ये सब भी विकसित हो रही थी ब्रिटेन में। भाई जहाज़ में बैठिए और सामान लेकर आप कहीं से भी आ जाइए। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स थे जिन फील्ड्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ग्रोथ हुई, और वो ग्रोथ बहुत आगे तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बेनिफिट करेगी। क्लियर है। तो दोनों म्यूचुअली एक है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेंशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ग्रोथ कर रहे हैं और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको ग्रोथ कर रहा है। आगे क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है, डू यू थिंक द पीरियड बिटवीन 1780 टू 1820 इज कंसिडर्ड टू बी रेवोल्यूशनरी। अब आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये टाइम स्पैन। ये जो टाइम स्पैन है, ये जो ईयर है, जो वर्ष काल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें डिबेट शुरू हो गई। मतलब इस समय पे डिबेट शुरू नहीं हुई थी, लेकिन इस समय को लेकर, इस टाइम फैक्टर को लेकर डिबेट शुरू हो गई। क्या कि क्या ऐसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए, क्या ये समय इतना रेवोल्यूशनरी था कि कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रोथ हुई कि आगे जाके उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह दिया हमने। तो क्या 1780 और 1820 के समय का जो समय था वो रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था कॉटन और आयरन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, चलो तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो, सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लो, तो रॉ मटेरियल जो है वो भारत में और अमेरिका में से ब्रिटेन जाता था, क्योंकि ब्रिटेन में ग्रो होता नहीं था। ठीक है, सो भारत में से और अमेरिका में से जाता था ब्रिटेन, और एक आप कह दो कॉटन के नाम पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे ब्रिटेन में। क्लियर है। तो ब्रिटेन क्या करता था, इंपोर्ट करता था इन चीज़ों को, और इस इंपोर्ट से फिर वहाँ पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो बनती थी, और उसके बाद फिर वो लोग क्या करते थे, उसको प्रोसेस करके बेचते भी थे, कंज्यूम भी करते थे। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फील्ड में तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब ऐसा कह दो कि रेवोल्यूशनरी तो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, रेवोल्यूशनरी कहना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से बाहर से आ रहा है ये, वहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि रॉ मटेरियल को लेकर और फिर उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद फिर उसको फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करके और फिर उसको यूज़ करना या फिर आगे वापस से सेल करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी भी कंट्री में कोई चीज़ नहीं प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी वो कंट्री उस बिजनेस के लिए एक हब बन रही है, तो अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन वाला जो आप देख रहे हो एस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है। चलो, तो ब्रिटेन इंपोर्ट करता था तमाम दूसरे देशों से। ठीक है और इसके बाद वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाता था, और प्रोडक्ट्स बनने के बाद फिर उसको वो कंज्यूम भी करता था। शुरू में तो सिर्फ कंजम्पशन ही होता था, अपने लिए ही लेके जाते थे। बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए कि ये प्रोसेसिंग और फिनिशिंग के फील्ड में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ गए, और ये काम बहुत तेज़ी से होने लग गया। पहले धीरे होता था, ये बहुत तेज़ी से होने लगा। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो फिर उनके यूज से ज़्यादा का सरप्लस में प्रोड्यूस होने लगा। जब सरप्लस में प्रोड्यूस होने लग गया तो फिर अब बात आ गई सेल करने की। क्लियर है। तो अब यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाएगी, तो अपने प्रोडक्ट्स को या जो भी मैन्युफैक्चर करते थे उनको सेल करने के लिए वो दूसरे देशों में भेजने लग गए। क्लियर है। जैसे ज़्यादातर भारत के देशों में ये यहाँ पर वो होता था, सेल होता था। क्लियर है। तो 1780 के आसपास में ब्रिटेन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो दोनों बढ़ेगा। क्यों इंपोर्ट बढ़ेगा? क्योंकि कच्चा माल लेके आ रहे हैं वहाँ से, और फिर बना हुआ जो फिनिश गुड्स है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आप कह सकते हो कि इंडिया के साथ तो ठीक था, बट अमेरिका के साथ इंटरप्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आपके 1780 के बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो होगी, तो मतलब 1780 के आसपास, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो इससे पहले शुरू हो गई। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान अमेरिका ने पूरी तरीके से ट्रेड जो है डिस्टर्ब कर दिया
ब्रिटेन के साथ में। तो उस दौरान पूरी तरीके से चूंकि ट्रेड इंटरप्टेड रहा, डिसरप्टेड रहा, इसलिए बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। क्लियर है। और आपके 1780 के बाद ये ट्रेडिंग रिलेशंस वापस से स्थापित हुए। तो जब वापस से स्थापित हुए तो नॉर्थ अमेरिका में भी यही प्रक्रिया शुरू हो गई। नॉर्थ अमेरिका से भी कच्चा माल, अब कच्चा माल नॉर्थ अमेरिका से कम आता था, और आता भी था तो फिनिश्ड गुड्स कम जाते थे, क्योंकि वो खुद भी अपने लिए बना रहे थे। तो फिनिश्ड गुड्स अब ज़्यादातर कहाँ आते थे? भारत जैसे देशों में आते थे। क्लियर है। तो एक एस्पेक्ट आपने कॉटन इंडस्ट्री का देख लिया। क्लियर है ना। अब आप देखें 1815 से 1820 के आसपास जो आर्थिक परिवर्तन हुए, इन आर्थिक परिवर्तनों में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि राजनीतिक परिवर्तन भी साथ साथ थे। राजनीतिक परिवर्तन भी साथ साथ थे, पॉलिटिकल चेंजेस भी साथ साथ चल रहे थे। कैसे? क्योंकि इस दौरान ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो पूरी तरीके से आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये जो आसपास की घटनाएं हो रही उनसे रिलेटेड है। 1815 से 20 के आसपास जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे उसमें आप देखोगे कि 1815 के आसपास तक तो स्पेशली आपका नेपोलियन और जो फ्रांस है वो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़े लेवल पर क्या कह सकते हो, उसको हैम्पर करने की कोशिश करेगा, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। क्लियर है। क्योंकि यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम बना और कॉन्टिनेंटल सिस्टम की वजह से बाकी सारे देश जो है नेपोलियन के कहने पर ब्रिटेन से ट्रेड रिलेशंस नहीं रख रहे थे, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे तमाम परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये परिस्थितियाँ जो है वहाँ पर बननी शुरू होंगी। क्लियर है। अब उसके बाद फिर 1815 बेसिकली 1820 के बाद सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी शुरू होंगी और वापस से जो कन्फाइंड था ट्रेड, वो ट्रेड रीएस्टैब्लिश होना शुरू होगा। तो 1820 के बाद वापस से परिस्थितियां नॉर्मलाइज हो गई। तो कुल मिला के अगर आप इसका एक ओवरव्यू निकालोगे तो बात क्या पहुंची थी 1780 से लेकर 1820 के बीच की। तो 1780 से लेके 1820 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको आपने रेवोल्यूशनरी करार देना है कि नहीं देना है, कुल मिला के बात ये चल रही थी। तो अभी तो डिटेल डिस्क्रिप्शन करना था, लॉन्ग आंसर था तो, लेकिन बाद में आपको समरी निकालनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। तो अगर आप बात करोगे तो कॉटन इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री दोनों के फील्ड में 1780 से लेके 1820 का जो टाइम पीरियड है वो रेवोल्यूशनरी नहीं कहा जा सकता है, क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीच बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारी लैग फेज देखने को मिल रही, बहुत सारा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फिर ग्राफ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, राइज भी देखने को मिलता है, लेकिन फिर डाउनफॉल देखने को मिलता है। और उस डाउनफॉल के दौरान सिचुएशन ऐसी भी बनी है जब पूरी तरह से ट्रेड क्या था, डिसरप्टेड था। पूरी तरीके से व्यापार ऐसा प्रभावित था कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ब्रिटेन में, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उन्हीं को बल्कि वॉर में भेजा जाएगा कि जाओ लड़ो अब, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट वर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अभी इसी वीडियो में कुछ समय पहले आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ और फैक्टर्स के बारे में, उसी को यहाँ पे वापस से घुमा दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाने वाली हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में आप बहुत सारी चीज़ों को उतने डिटेल में नहीं समझोगे, मतलब उनको मैं उतना हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में उसको डिस्कस कर लिया। तो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कौन कौन सी, तो नेचुरल रिसोर्सेज आप पढ़ चुके हो, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल और आयरन, ये दो चीज़ें एबंडेंस में मिल गई थी वहाँ पे। पूंजी के बारे में भी आप बात कर चुके हो, कैपिटल के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में आप बात कर ही चुके हो कि अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल आ जाता था। सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात कर लो, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी के फील्ड में थोड़ा सा मैं बात करूं तो शुरू में चारकोल इस्तेमाल होता था, लेकिन चारकोल जो है वो धीरे धीरे करके सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रह गया, या मैं कह दूं कि ये एक ऐसा सोर्स बन गया जो उतनी एफिशिएंट एनर्जी इस्तेमाल नहीं करवा पा रहा था या प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था। इसलिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज के पास जाएंगे। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के पास जब जाएंगे तो आपको कोल मिलेगा, ठीक है, कोयला वगैरह मिलेगा। क्लियर है। और धीरे धीरे इस कोयले का इस्तेमाल तेज हो जाएगा, ठीक है। ऑयल, कोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चारकोल को रिप्लेस करेंगी। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे बड़े बल्क लेवल पर एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो होने लग गया। और फिर तो आगे इलेक्ट्रिसिटी और तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर्स ने पहले सोची भी नहीं थी, वो चीज़ें आ गई। क्लियर है। फिर मार्केट्स की बात कर लूँ मैं तो
आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो वो देखने के अलावा अब आप देखो तो बाजार या मार्केट, वो शहर जहां पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट थे, जैसे कोल माइंस या कोल बेसिन हो गई, आयरन बेसिन हो गई, इन जगहों पर आपके सफिशिएंट अमाउंट में मार्केट्स डेवलप हुए, क्योंकि यहां पर सबसे तेजी से क्या होता था, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती थी, प्रोसेसिंग होती थी। तो सेल और बाय करने के लिए जो फीजिबल कंडीशन होती थी वो यहीं पर होती थी। इसलिए ये वो जगहें थी जहां पर ज़्यादा लेन देन होने लगा और मार्केट्स डेवलप हो गए। तो मार्केट्स डेवलप जब होने शुरू हो गए तो अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिला। क्लियर है? आवागमन के साधन बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये भी आप एक तरीके से डिस्कस कर ही चुके हो कि धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जगी कि भाई अब हम अपने सामान को, जैसे मार्केट कैसे डेवलप हुआ, तो याद है वो बर्मिंघम वाला एग्जाम्पल हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है कि कैनाल्स का कॉन्फ्लुएंस था वहाँ पे लंदन से, ठीक है, और आपकी कुछ नदियाँ थी, जो वो नदियाँ वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस में आती थी। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रही थी, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के इम्प्रूवमेंट की वजह से सस्ता हो जा रहा था, जो आपका प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन सस्ता हो जा रहा था, क्योंकि डिले नहीं होता था अब माल आने जाने में, क्वालिटी भी बनी रहती थी उसकी। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, चाहे रोड की बात कर लूँ मैं, चाहे कैनाल्स की बात कर लूँ मैं, चाहे मैं शिपिंग की बात कर लूँ, ये सारे कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। सस्ते मजदूर या सस्ते लेबर मिलने शुरू हो गए, क्योंकि रूरल एरिया से माइग्रेशन हो रहा था अर्बन एरिया की तरफ, इसलिए अब अर्बन एरिया में मजदूर ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे। ठीक है? फिर सुटेबल क्लाइमेट, पहले की तरह मिडीवल पीरियड की तरह ब्रिटेन का क्लाइमेट अब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या था कि हेल्थ कंडीशंस ज़्यादा बेटर हो रही थी, और हेल्थ कंडीशंस अब ज़्यादा बेटर हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो है वो आप देखोगे। अच्छा, हालांकि इंडस्ट्री में काम करने की वजह से देखोगे तो वो एक साइड इफ़ेक्ट दिखेगा। इंडस्ट्री में काम करने की वजह से, नंबर ऑफ आवर्स की वजह से, 16 घंटे 18 घंटे काम करने की वजह से उनका जो पर्सनल हेल्थ लेवल गिर रहा था वो अलग है। बट अगर आप क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात करोगे तो क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ पर कोई भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। हाँ, वर्किंग कंडीशंस की वजह से पर्सनल हेल्थ की जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा डेटेरियोरेट हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही थी, क्योंकि 16-16 घंटे काम करने के बाद फिर अब सिचुएशन बचती नहीं थी कि ये लोग जाएंगे। क्लियर है? फिर आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनी, बहुत सारे एक्ट्स बने, जिन एक्ट्स ने आगे जाके कंडीशंस को इम्प्रूव किया। जैसे 10 साल से कम 10 घंटे के काम करने के आवर्स निर्धारित कर दिए, महिलाओं को, बच्चों को माइनिंग्स में काम करने से पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लिए जाएंगे सरकार के द्वारा, जिनकी वजह से आगे जाके सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको डेवलपमेंट्स डिस्कस करने हैं। डिस्कस द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन ब्रिटेन एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है? 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कौन से ऐसे परिवर्तन हुए जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को क्या किया, एनकरेज किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनकरेज किया। ठीक है? तो ब्रिटेन से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ब्रिटेन से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज इंक्रीजिंग रैपिडली। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से शिफ्ट हो रही थी। कारण था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कारण था एनक्लोजर एक्ट। इस एनक्लोजर एक्ट की वजह से बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे इनको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन छोटे जो किसान थे, स्मॉल फार्मर थे, जिनके पास स्मॉल फार्म साइज़ था, वो लोग परेशान हो रहे थे। और धीरे धीरे जो भी मशीनें आ रही थी वो भी इनकी जॉब्स को खाती चले जा रहे थे, मतलब ख़त्म करते चले जा रहे थे। तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगा। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ा, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ साथ इस रूरल लेवल पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ा। तो दोनों चीज़ें, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन दोनों में ग्रोथ होने वाली है यहाँ पे। चलो अगला डेवलपमेंट, लंदन वाज द लार्जेस्ट टाउन इन ब्रिटेन। ठीक है? तो धीरे धीरे ब्रिटेन में कुछ ऐसे शहरों का विकास हुआ जो शहर
सेंटर बन गए, हब बन गए, उनमें से लंदन था। लंदन इसलिए भी बना क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो ग्लोबल ट्रेड होता था उस ग्लोबल ट्रेड का सेंटर था। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज थे उस समय, उनके हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करते थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का हेडक्वार्टर लंदन में हुआ करता था। तो आप देखोगे कि लंदन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन के तौर पर उभर के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो एक कैपिटल, एक अर्बन एरिया के लिए होनी चाहिए, अर्बन एरिया में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। क्लियर है? फिर द कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया ओपन देयर ऑफिसेस इन लंदन। तो ये हमने बात ही कर ली कि बहुत सारी कंपनियां जो अमेरिका और एशिया में ट्रेड करती थी उनके ऑफिसेस थे लंदन में। इसकी वजह से भी बैंकिंग फैसिलिटीज भी लंदन में, इसी वजह से लंदन का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, फिर अगला, नई नई मशीन्स हैं उनका ग्रोथ होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट हो रही थी कि प्रोडक्शन तेजी से करना है, डिले नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्शन, तभी जाके फायदा होगा। तो जिसकी वजह से आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, इन सब में नए नए इन्वेंशंस हुए। जैसे जेम्स वॉट का स्टीम इंजन आ रहा है, माइनर्स फ्रेंड आ रहा है, न्यू कॉमन का जो इंजन है वो आ रहा है। क्लियर है? ये सारे जो इंजन्स हैं, ये सारे जो मशीन्स हैं, ये प्रोडक्शन की गतिविधि को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाली हैं। क्लियर है? रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया गया अलग अलग देशों के साथ, जैसे इंग्लैंड में आपके क्या नाम है, अमेरिका और भारत से सामान आना शुरू होगा, फिनिश गुड बना के वहीं पर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक फ़ायदा होना शुरू हो गया। रेलवे लाइंस धीरे धीरे, जैसे जैसे स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे लाइन जो है वो तेज़ी से बननी शुरू हो गई, या मैं कहूँ रेलवे का विकास तेज़ी से होना शुरू हो गया। क्लियर है? ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसी को हमने क्या कहा था, एनक्लोजर एक्ट की, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे इनको एनक्लोजर एक्ट के तहत ज़मीन मिल गई थी। अब ये फार्मिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत फैक्ट्री को भी प्रमोट करना शुरू कर रहे थे। ठीक है? तो उसी की वजह से जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो लोग अर्बन एरिया में सेटल होने शुरू हो गए। क्लियर है? और फैक्ट्रीज़ के आसपास अर्बन एरिया में जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं, स्लम्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? थोड़ा सा एक दो नेगेटिव पॉइंट भी हैं यहाँ पे, तो उसी को आप कंसीडर कर सकते हैं नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे। वुमेन्स, चिल्ड्रंस, इनकी जो परिस्थितियाँ हैं ये और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। इनके एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इनके शोषण बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी आप देखोगे कि सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी ही होने वाली। ठीक है? क्योंकि ब्रिटेन में इस समय डिमांड थी मैन पावर की, ब्रिटेन में ही नहीं अमेरिका में भी डिमांड थी मैन पावर की, क्योंकि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो काम करती थी वो पूरा नेटवर्क बना के रखे हुए थे। ब्रिटेन से उनको क्या करना है, फिनिश गुड्स जो है वो सेल करने हैं अफ्रीका में, अफ्रीका से स्लेव खरीदने हैं, अमेरिका लेके जाने हैं, अमेरिका में स्लेव बेचने हैं, कच्चा माल लेना है, उसको ब्रिटेन लेके आना है, फिर फिनिश गुड्स बनाने हैं। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता था। तो स्लेव ट्रेड बढ़ेगा, ध्यान रखना है ना। अफ्रीका से स्लेव जो है बड़े पैमाने पर लेके आएंगे और फैक्ट्रियों में काम करवाएंगे। तो अफ्रीका का भी कॉलोनाइजेशन होगा, अफ्रीका भी बड़े लेवल पर क्या होगा, कॉलोनी बन जाएगा, है ना, यूरोपियन कंट्रीज की, स्पेशली आपके ब्रिटेन की। क्लियर है? धीरे धीरे यही कॉलोनाइजेशन तमाम देशों की तरफ बढ़ेगा, जैसे एशिया की तरफ अफ्रीका में तो है ही सही, अमेरिका की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है? और थोड़ा सा लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर कॉलोनाइजेशन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का, एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स का। ये प्रक्रिया बहुत देर से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्लियर है? ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर सामान बनना शुरू होगा, मैन्युफैक्चर होना शुरू होंगी चीज़ें। ठीक है? और नई नई मशीन्स उसको और सस्ता करेंगी, जिससे ब्रिटेन की सोसाइटी जो होगी वो थोड़ा सा और डेवलप कंडीशन की तरफ जाएगी, है ना। तो कुल मिला के कुछ नया नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। आप देखोगे तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो इस वीडियो में हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं वही चीज़ें हैं, कुछ भी कुछ बहुत स्पेसिफिक आप इसको इसमें आपको नहीं मिलेगा कि अच्छा ये नया मिल रहा है। ये हम पूरे वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसी से मिला जुला के क्वेश्चन बनाया था, है ना। और मैंने शुरू में ही कह दिया था कि वो क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ भी चुके हो एक तरीके से। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका जो है द इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर। लास्ट क्वेश्चन मैंने कह तो दिया, देख लें कि लास्ट नहीं, अभी लास्ट नहीं है, अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है हमारा। तो 10th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर प्रूव्ड हेल्पफुल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। कि जो स्टीम पावर है, भाप की शक्ति है, ये औद्योगिकरण में ब्रिटेन में कैसे सहायता कर रही थी। ठीक है? तो देखो
सबसे पहले तो विंड पावर की बात कर लूँ मैं, मतलब बात डिटेल में नहीं, लेकिन विंड पावर का नाम मेंशन करना, वाटर मिल्स की या वाटर पावर की बात करना, विंड मिल या विंड पावर और वाटर पावर या वाटर मिल की बात करना, तो ये वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रही थी, दे वर इन यूज़, ये प्रैक्टिस में थी, ये पहले से प्रैक्टिस में थी ब्रिटेन में। अब क्या है, इन्हीं के फील्ड में थोड़ी इनोवेशन हो रहे थे, तो वाटर को गर्म किया अच्छा खासा, ठीक है। अब जब वाटर को गर्म किया तो गर्म करने के बाद वाटर का वॉल्यूम बढ़ा, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और स्टीम की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है वाटर के, मतलब सिर्फ वाटर की तुलना में, तो स्टीम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता था। अब ये चीज़ यहाँ पर पता चल गई इन लोगों को, क्लियर है। जब इनको पता चल गया कि स्टीम की जो हाइड्रोलिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आप पानी को एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद, मतलब हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद जो वेपर्स जनरेट होंगी, ये वेपर्स बड़े पैमाने पर प्रेशर जनरेट कर सकती है, और इस प्रेशर का इस्तेमाल आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में कर सकते हो। तो ये जैसे सिद्धांत पता चला, वैसे ही आपके माइनिंग इंडस्ट्री में स्टीम का इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री में उस समय रिक्वायरमेंट थी कि कुछ एक ऐसी चीज़ आए जिसकी वजह से हम क्या करें कि माइनिंग कर सकें आसानी से। भाई ज़मीन की खुदाई करनी है, माइंस को एक्सकेवेट करना है, कोल निकालना है उसमें, तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ तो चाहिए जो पावर जनरेट करे। तो माइनिंग में सबसे पहले स्टीम पावर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, क्लियर है। बाद में माइनिंग में कुछ और प्रॉब्लम्स आई, जैसे जब माइनिंग की जाती थी तो आपका कोल तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ में अब जो कोल बेड्स हैं उनसे वाटर भी निकलता था, तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम को भी खत्म करने के लिए क्या किया गया, आपके स्टीम का इस्तेमाल किया गया। स्टीम पावर के थ्रू आपका पंप बनाया गया, क्लियर है। डीप माइनिंग करना पड़ा, और डीप माइनिंग के दौरान जब फ्लड होता था ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया, आपका जो पंप होता था एक, है ना, माइनर्स फ्रेंड नाम दिया गया था जिसको, तो माइनर फ्रेंड्स का इन्वेंशन होगा यहाँ पे, और वो माइनर फ्रेंड आपके इस प्रोसेस को आसान करेगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये देखो, है ना, तो थॉमस सेवरे ने क्या किया, स्टीम इंजन 1968 में स्टीम इंजन का इस्तेमाल करके इस पानी को ड्रेन करने के लिए माइनर्स फ्रेंड बनाया। तो अभी क्या होता था कि बड़े प्रेशर के साथ में उस पानी को बहुत आसानी से बाहर निकाल देता था। चलो, लेकिन इस स्टीम इंजन में कुछ और प्रॉब्लम आ रहे थे, इसका बॉयलर जो है वो बस्ट आउट हो जा रहा था। तो बॉयलर बस्ट आउट हो जा रहा था क्योंकि वहां पर हीट जो हो रही थी वो प्रोड्यूस हो रही थी, और उस हीट के लूज होने के कुछ चांसेस नहीं थे, है ना, यहाँ वहाँ डिस्पर्स करने के चांसेस नहीं थे। इसलिए इसी स्टीम इंजन में रिफॉर्म किए गए थोड़ा सा। थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में बड़े पैमाने पर सुधार किए, और सुधार करने के लिए इसमें क्या किया, एक कंडेंसिंग सिलेंडर लगाया, क्लियर है, ताकि उसमें कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो, और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा तो बॉयलर बस्ट आउट नहीं होगा, क्लियर है। फिर आगे जाके जब न्यू कॉमन के भी इस स्टीम इंजन को और इंप्रूव किया आपके जेम्स वॉट ने, तब जाके आपका जो 1769 है, 1769 में आपका जो स्टीम इंजन है वो सिर्फ पंप से एक प्राइम मूवर बन गया। अब वो और बड़े लेवल पर बल्क में वाटर वेपर्स का इस्तेमाल प्रेशर के तौर पर, और उन प्रेशर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के तौर पर कर सकता था, क्लियर है। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टीम टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आपके 19 सेंचुरी तक, 1800 मतलब 19 सेंचुरी के शुरुआत तक आपका स्टीम इंजन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो और बड़े लेवल तक इंक्रीज होती चली जाएगी, क्लियर है। तो आप कह दो कि कुल मिलाकर बहुत एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो शॉर्ट में एक रफ आइडिया दें, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर है। शुरुआत में लाइटर और स्ट्रॉन्गर मेटल का इस्तेमाल, बाद में मोर एक्यूरेट मशीन टूल्स का इस्तेमाल, बाद में जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ तो वो साइंटिफिक नॉलेज एक एफिशिएंट इंजन को बनाएगा। एफिशिएंट इंजन जो है वो और हायर स्ट्रॉन्गर मेटल्स को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, और इस तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब कुल मिला के स्टीम का जो हमने क्वेश्चन शुरू किया उसमें आप सिंपल सी चीज़ कह सकते हो कि साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक जो एडवांसमेंट था वो बढ़ता चला गया, और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी भी जो है आपकी इंक्रीज होती चली गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपका, व्हाट आर ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन बेसिकली होते क्या है, और आपको इनका एम डिस्कस करना है। डिस्कस इट्स एम व्हाइल दे वर फॉर्म्ड। ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता, और ना वहां पर
प्रोटेस्ट मूवमेंट होते, है ना। तो देखो हुआ क्या, बहुत शॉर्ट में एक बार अगर हम देख लें तो जैसे जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर बढ़ना शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पे बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम ये आई कि वहाँ जो वर्कर्स थे, वर्कर्स की जो कंडीशंस थी वो दिन ब दिन बेकार होती चली जा रही थी। वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो दिन ब दिन बेकार होती चली जा रही, बेचारे परेशान होते चले जा रहे थे और सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, क्योंकि जो अमीर वर्ग था वो और अमीर होता चला जा रहा था, जो पुअर आपका सेक्शन था वो और गरीब होता चला जा रहा था। तो रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी तेजी से बढ़ रहा था। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये हुई कि अब इनको कौन मैनेज करे। तो दुनिया में कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स सजेस्ट हुए, इन्हीं रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियंस बनी, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। और इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो मेन प्लान था वो ये था कि देखो ऐसा है कि ट्रेड यूनियंस होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन का मतलब है कि ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो इन ट्रेडर्स के साथ में बार्गेनिंग कर सकें। तो ट्रेड यूनियन क्या होती है? ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है किनका? उस फैक्ट्री में, उस पर्टिकुलर जगह में काम करने वाले लोगों का। ठीक है। सो जो लोग वहां पर काम करते हैं वो लोग इकट्ठे होकर आपस में एक रजिस्टर्ड यूनियन बनाएंगे। इस रजिस्टर्ड यूनियन का बाकायदा एक अपना मैनुअल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कुछ सिस्टम के साथ में चलेगी ये। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वर्कर्स का वेलफेयर बहुत प्राइम है। अगर वर्कर्स का वेलफेयर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी लॉन्ग टर्म में। तो ट्रेड यूनियन बनाए जाएंगे। ट्रेड यूनियन का गोल कॉमन होगा, उद्देश्य कॉमन होगा। जैसे सबसे बढ़िया या सबसे फर्स्ट जो फॉरमोस्ट इनका होगा एम, वो होगा वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, कि भाई हमारी वर्किंग कंडीशंस तो इम्प्रूव हो, क्योंकि हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा जीवन स्तर सुधरे। और हमारा जीवन स्तर तब सुधरेगा जब हमारी यहाँ काम करने की जो कंडीशंस हैं वो बेटर होंगी। अगर यहाँ वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन और खराब होती चली जाएगी। क्लियर है? सो ट्रेड यूनियन अपने लीडर के थ्रू, ट्रेड यूनियन में बाकायदा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता है, लीडर्स होते हैं, वर्कर्स उन लीडर्स को इलेक्ट करते हैं बाकायदा इलेक्शन के थ्रू, और ये लीडर्स जो हैं वो बाद में बार्गेन करते हैं, किनके साथ में बातचीत करते हैं। बार्गेनिंग का मतलब है कि भाई हमें इतना चाहिए और हम तब काम करेंगे। अगर जस्ट डिमांड्स होती हैं, न्यायपूर्वक डिमांड होती हैं, तो उनको एम्प्लॉयर को सुनना भी पड़ता है। तो ये लोग बार्गेनिंग करते हैं एम्प्लॉयर के साथ में ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन, यूनियन के बिहाफ में, यूनियन की तरफ से, क्योंकि यूनियन ने उन्हें अपना लीडर मान लिया, पूरी यूनियन ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। तो लीडर पूरे यूनियन के बिहाफ में, मेंबर्स के बिहाफ में निगोशिएशंस करेगा। क्लियर है? कि मजदूरों के काम करने के जो तौर तरीके हैं, मजदूरों के काम करने की जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें इस तरह से परिवर्तन होने चाहिए। काम करने के घंटे इतने होने चाहिए। काम करने के दौरान अगर किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। उस मजदूर परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा काम के जो घंटे हैं उस दौरान अगर लंच और इन तरह की जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भी प्रोविज़न होने चाहिए। फिर वो काम कर रहा है तो उसका कुछ ग्रेच्युटी, पीएफ और तमाम दुनिया भर के सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो सारी चीज़ें। इसके अलावा आप जो वर्क प्लेस पर सेफ्टी और पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो मशीनें हैं, मशीनों का पीरियोडिक मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि लेबर्स को जो है वो किसी तरीके से नुकसान ना हो जब वो काम कर रहे हों। क्लियर है? चलो अब जो भी एग्रीमेंट्स नेगोशिएट किए जाते हैं आपके लेबर यूनियन के लीडर के थ्रू, वो बाइंडिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, हर किसी के ऊपर, है ना, हर किसी के ऊपर, ऑन द रैंक एंड फाइल मेंबर्स, मतलब जितने भी लोग उस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व रहते हैं उन सब के ऊपर वो बाइंड होते हैं, उन सब के ऊपर वो चीज़ लागू होती है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और इवन नॉन मेंबर वर्कर्स के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि माना यह जाता है कि जो लेबर यूनियन निगोशिएट कर रही है वो सबके बेनिफिट के लिए, भले किसी लेबर ने लेबर यूनियन में अपना नाम रजिस्टर कराया हो या ना हुआ हो। ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान एक्सप्लॉयटेशंस हुए, आप देख रहे थे कि वुमेन्स की कंडीशन कितनी बुरी थी। ठीक है? आपके पुरुषों की भी कंडीशन कितनी बुरी थी, बच्चों की कंडीशन कितनी बुरी थी। ठीक है?
विशेषतः समस्या यहाँ से शुरू होती है क्योंकि जो आपके पुरुष वर्ग थे इसको सफिशिएंट मेहनताना नहीं मिलता था, ठीक है, जो पैसे मिलते थे सफिशिएंट नहीं मिलते थे। जब सफिशिएंट नहीं मिलते थे, है ना, तो ये वुमेन्स और चिल्ड्रंस भी मजबूर होते थे काम करने के लिए और इनको सस्ते दरों पर, सस्ते रेट्स पर काम में लगाया जाता था। पनिशमेंट्स बड़े हैवी होते थे अगर इनके काम में किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई बरती जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है दूर करने के लिए वहाँ पर ट्रेड यूनियंस धीरे धीरे बननी शुरू होंगी। तो ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाद दुनिया में जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा वहाँ वहाँ ट्रेड यूनियन बनेगी। और बेसिक अगर मैं बात करूँ, एक ओवरऑल बात करूँ पूरी, तो ट्रेड यूनियन जहाँ जहाँ भी बनी उनका जो एक मोटे तौर पर एम है वो है टू फाइट फॉर द वेल बीइंग ऑफ द वर्कर्स, यानी जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं सारे कामगार लोगों के लिए के भलाई के लिए काम करना, या बात करना या झगड़ा करना या लड़ाई करना, मतलब जो भी फाइट करना वो सारे वर्कर्स के वेलफेयर के लिए फाइट करना, ठीक है। टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, माल प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्रीज। मान लीजिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उद्योग धंधे में जो भी जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर किसी भी तरीके से वर्कर्स के साथ में अन्याय हो रहा है, चाहे वो बोनस के रूप में हो, चाहे वो सैलरीज के तौर पर हो, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, इनजस्टिसेस हैं और मैल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, यानी जो ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो करप्शन के अंतर्गत आती हैं। तो इनजस्टिस और माल प्रैक्टिसेस, जो भी अनैतिक काम चल रहा है वो सारे अनैतिक काम को ट्रेड यूनियन क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा कि जस्ट कंडीशंस हो। इनजस्टिस के जस्ट उल्टा हो गया जस्ट कंडीशन, यानी न्यायपूर्ण परिस्थितियां होनी चाहिए और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए काम करने की। टू फाइट फॉर रेगुलेटिंग द वर्किंग आवर्स। भाई हमेशा पूंजीपति वर्ग जो होता है, कैपिटलिस्ट जो होता है, इसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है प्रॉफिट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा मुनाफा होगा, उतना ही और ज़्यादा पूंजी जनरेट होगी और ज़्यादा पूंजी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये साइकिल ऐसे चलती है, जितना प्रॉफिट जनरेट हो गया उतना और री इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और इस तरीके से वो व्यक्ति मुनाफा कमा कमा के और रिच होता चला जाएगा ना, अमीर होता चला जाएगा। तो इसमें ये जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, हमारा पूंजीपति वर्ग है, ये चाहता है कि काम तो कभी रुके नहीं, दिन रात अनवरत काम चलता रहे, कॉन्टिन्यूअस काम चलता रहे। लेकिन काम करने वाला जो है, ये काम करने वाला तो मनुष्य है, उसकी अपनी लिमिट है, उसकी अपनी कैपेसिटी है। इसलिए वर्कर्स के काम करने के जो आवर्स हैं वो डिसाइड होने चाहिए प्रॉपर। भले आप शिफ्टिंग में काम करा लो, चलता है, कुछ मजदूर आएंगे सुबह काम करके चले जाएंगे शाम को, कुछ लोग शाम को आएंगे काम करेंगे सुबह चले जाएंगे, तो ये प्रक्रिया चल सकती है ताकि काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। हाँ, आप शिफ्टिंग में काम करा लो तो ये चलता है, उनको उस हिसाब से मेहनताना दे दो। टू डिमांड बेटर सर्विस फैसिलिटीज और वर्किंग कंडीशन। जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने की परिस्थितियाँ बड़ी बढ़िया हों, कि चलो माहौल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मजदूरों को या वर्कर्स को ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी भी एक, अगर वर्कर 5 मिनट रेस्ट करने बैठा है थकावट की वजह से, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस हो जाएं, उसके अगेंस्ट कार्यवाही शुरू हो जाए, ठीक है। उसकी काम करने में अगर उसको लग रहा है कि भाई थकावट महसूस हो रही है तो उसको निकाल दिया जाए। तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इसके अलावा मान लीजिए कभी एक्सीडेंट ही हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया तो बेचारे को कोई कंपनसेशन नहीं, उसके किसी घर के परिवार वाले को कोई नौकरी नहीं, तमाम बहुत सारी चीज़ें, तो सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेड यूनियन डिमांड करता है। दे वर फॉर्म टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुई। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ क्या, कि जो काम करने वाले लोग थे और जो काम कराने वाले लोग थे, इनके बीच में बहुत बड़ी टसल होनी शुरू हो गई थी, बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्यूट्स थे। और इस डिस्प्यूट से नुकसान तो अल्टीमेटली हुआ उन लोगों का जिन लोगों ने काम रोका। जिन लोगों का काम हो रहा था उन लोगों का नुकसान नहीं हुआ, जिन लोगों ने काम रोका उनका ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ये तो डेली वेजेस पर थे। तो इसलिए ट्रेड यूनियन बने ताकि ट्रेड यूनियन कभी भी ऐसी सिचुएशन ना अराइज होने दें जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का नुकसान हो, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का नुकसान आगे जाके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा। लंबे टर्म में प्रोडक्टिविटी अगर हैम्पर होगी तो एम्प्लॉयज़ का नुकसान ज़्यादा होता है। इसीलिए एम्प्लॉय स्ट्राइक पे तभी आता है जब वो मजबूर हो जाता है, उसको लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है ना, अदरवाइज वो नहीं करेगा, स्ट्राइक कभी नहीं करेगा, कभी भी टसल वाली सिचुएशन को लेके ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग आंसर्स जो भी हमने आज प्रैक्टिस करने थे वो पूरे करें।
कुछ एक को मैंने प्रॉपर कोशिश की कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं, कुछ एक ऐसे भी थे जिनको मैंने कोशिश करी कि ये बहुत रिपीटेटिव नेचर के हैं, इसलिए उनको मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं भी किया। तो आप वीडियोस जब देखेंगे प्रॉपर टॉपिक के, है ना, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बुक वाइज टॉपिक है, उनको जब देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ ही रही वहाँ पे, और यहाँ पे उतनी ज़रूरत भी नहीं थी उसको अननेसेसरी एक्सप्लेन करने की। तो सारे वीडियोज़ हमारे जो है वो हमारी वेबसाइट पर आपके लिए अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि आप एक तो यूट्यूब के थ्रू सर्च कर ही सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ा सा जो मेहनत है उसको हम कम कर दें, ताकि आपका टाइम वही जो है वो आप यूटिलाइज करें वीडियोस को देखने और अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने रिजल्ट को इंक्रीज करने और एनहांस करने में। तो बहुत ईजी मेथड है, द ईजिएस्ट मेथड टू फाइंड आउट द वीडियोज इज फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। तो वेबसाइट पर जाएं मैग्नेट ब्रेन्स की, www.magnetbrains.com सर्च करेंगे, आपको इस तरीके का एक वेबसाइट का पेज दिखेगा और उसमें आपको टॉप कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी सारे क्लासेस की लिस्ट है। यहाँ पे क्लास 1 से लेके और क्लास 12 तक की लिस्ट है आपकी। यहाँ पे जिस भी पर्टिकुलर क्लास का आपको वीडियो वॉच करना है, जिस भी क्लास को स्टैंडर्ड को आप बिलोंग करते हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, तो क्लास 11th को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो दिखेगा जिसमें बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और अपनी सब्जेक्ट के साथ में वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे आपको। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगा, क्लास 11th हिस्ट्री करके ऐसा आएगा। और जब आप क्लास 11th हिस्ट्री फुल कोर्स को क्लिक करोगे तो इस तरीके से चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। चैप्टर वाइज वीडियोस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और जब चैप्टर वाइज वीडियोस में आपको पर्टिकुलर वीडियो देखना है कि मुझे सेक्शन 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ का मेसोपोटामिया का वीडियो देखना है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ देखना है, या फिर उसमें बाकायदा सिटी ऑफ मारी के बारे में जानना है, तो आप पर्टिकुलर स्क्रॉल करेंगे और वो टॉपिक वाला वीडियो जैसे दिखेगा आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो लिंक जो है वो प्ले होनी शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से वीडियो को आप बहुत आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा एफर्ट कि आपका बर्डन कम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली इन्हांस हो। तो बने रहिए इस नोबेल कॉज में मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।